अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप तमाम तो लोगों से एक बात पूछना चाहूँगी और वो बात है कि आर यू ओके। अपने आसपास कितने ऐसे लोगों को जानते हैं कि जब हम आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो पूछते हैं कैसे हो, ठीक हो, और वो क्योंकि वो एक लहजा और होता है ना कि हम अपनी बातों में लगे हुए होते हैं और हमें जल्दी जल्दी से आगे की चीज़ों पर जाना होता है, लेकिन हम कहीं टिक के किसी के साथ बैठते नहीं हैं। मैं अक्सर बहुत सारी जब ख़वातीन की गैदरिंग्स में जाती हूँ तो मुझे एक चीज़ की बहुत ज़्यादा शिकायत होती है कि भाई हर वक्त सेल्फियाँ ले रहे होते हैं ख़वातीन, और मैंने अक्सर जगहों पे बरमला इस बात का इजहार भी किया। फिर मैंने देखा ख़वातीन बड़ी नाखुश भी हुई हैं कि मैं हमेशा ये बात क्यों करती हूँ, मदिया क्यों हमारी स्नैपचैट की पिक्चर्स की दुश्मन है, क्योंकि हर बंदा बस मिलता है हाय हाउ आर यू, चलो लेट्स हैव अ पिक्चर, आप सेल्फी ली और आपने डाल दी, उसके बाद आप आगे निकल गए। लेकिन कितनी ऐसी ख़वातीन होती होंगी जब कहीं मिलती होंगी, या कितने मर्द हजरात होंगे, या कितने हम खुद भी, हम में से कितने ऐसे लोग हैं कि जब हम कहीं जाते हैं, कोई हमसे मिलने आता है तो हम उसके साथ बैठ के उससे सिर्फ एक ही सवाल पूछें, और वो सवाल ये है आर यू ओके। टोन का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। हमें पता ही नहीं है कि हमारे आस पास जो लोग अपनी ज़िंदगी जो बज़ाहिर हमें बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं, वो लग रहा है कि वो बहुत मसरूफ़ हैं, उन्होंने ज़िंदगी में अपनी मसरूफ़ियत को किस चीज़ का स्केप बनाया हुआ है, हमें पता ही नहीं है। लोगों की ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा है, मुआशी मसाइल हैं, घर में आपकी पर्सनल लाइफ है वो तबाह है, आप उसको कंसील करने की कोशिश करें, क्योंकि आजकल मैं लोगों पे इतना प्रेशर देख रही हूँ हर किस्म का। चाहे वो बच्चा छोटा हो तो छोटे से बच्चे पे प्रेशर है कि उसने बहुत अच्छे ग्रेड्स लेने हैं क्योंकि उसके माँ बाप ने आगे फ्लॉन्ट करना है। माँ बाप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि जिस सोसाइटी में वो उठ रहे हैं और बैठ रहे हैं, क्योंकि जब अगले बंदे ने आपसे मिलना है तो अगले ने आपसे सिर्फ ये पूछना है कि अच्छा आपका बच्चा कौन से स्कूल में है, आपका बच्चा कौन सी क्लास में है, आपके बच्चे के ग्रेड्स क्या आ रहे हैं। उनसे ये सवाल नहीं पूछा जाएगा कि भाई आप कैसे हैं, क्या आपका बच्चा ठीक है। कोई ये सवाल नहीं पूछता। बस एक मुसलसल एक रेस में हम लोग भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। एक प्रेशर है, सोशल मीडिया पे पिक्चर्स डालनी है, अभी आगे ऑटम ब्रेक आ रहा है, किस मुल्क में आप वेकेशंस करने के लिए जा रहे हैं, कहाँ पे आप नहीं जा सके। बच्चे भी कॉम्प्लेक्स में हैं, बड़े भी कॉम्प्लेक्स में हैं, और बस एक कंसील करने की कोशिश है कि इंस्टाग्राम पे हम अपनी हैप्पी लाइफ लोगों को दिखा सकें, चाहे वो हो या ना हो। और ऐसी सिचुएशन में हम उन लोगों से जो ये प्रिटेंड भी कर रहे थे कि वो खुश हैं, क्योंकि लोग नहीं चाहते कि लोग अपना सैड फेस या अपनी ज़िंदगी की तर्फ जिन लोगों के सामने रखें, हम उनसे पूछते ही नहीं कि आर यू ओके। शायद हम सुनना नहीं चाहते, बड़ा इम्पॉर्टेंट है सुनना। आज के शो में यही बात करेंगे। तो जनाब मेरे साथ स्टूडियोज़ में आज मौजूद हैं माहम आमिर, मेरे साथ मौजूद हैं शामिन अली, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वजाहत खान, और मेरे साथ मौजूद हैं तूबा ताहिर जो कि मेंटल हेल्थ एडवोकेट हैं। आप चारों को मैं शो में खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अस्सलाम, बिल्कुल ठीक, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई मुझे ये बताएं आप लोग कि जो आज सवाल हम भी पूछ रहे हैं, और स्कूल्स में मुझे इतनी अच्छी बात लगती है कि आजकल स्कूल्स में डे मनाया जा रहा है कि आर यू ओके पूछा जा रहा है कि आप हर से जाके पूछें सिर्फ एक सवाल कि आर यू ओके। हम लोग जब आजकल सवाल पूछते हैं तो क्या ये रस्मी हद तक ही पूछते हैं, या फिर हम एक्चुअली इंटरेस्टेड भी होते हैं कि लोग हमें बता दें कि हाँ भी ठीक ठाक है? आई थिंक अनफॉर्चुनेटली हम रस्मी हद तक ही पूछते हैं। बहुत कम लोग हैं जिसे यू एक्चुअली वांट टू सी थ्रू व्हाट दे आर एक्चुअली सेइंग। कभी कभी ऐसे होता है इवन व्हेन वी वर्क टुगेदर, तो हम अक्सर आप काम कर रहे हैं बिल्कुल नॉर्मल है, बट कि किसी के साथ कुछ जिसके साथ आप हर रोज उठ रहे बैठ रहे हैं, आपको अंदाजा हो जाता है कि समथिंग रियली ऑफ टुडे, समथिंग इज बॉदरिंग, और वो फिर काम में मैं नहीं कहूँगी रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन वो नजर आता है किसी किसी को। सम पीपल डिसाइड टू सी थ्रू इट, तो पता ही नहीं चलता कि किसी के साथ वाकई आर दे ओके, लाइक आई आस्क यू कि मदिया आर यू ओके, यू विल से हाँ मैं ठीक हूँ। इससे पहले कि आप स्टार्ट करो कि मैं कैसी हूँ, वो बोलने के लिए भी तो झिझक होती है ना कि मैं उसको बताऊं कि नहीं बताऊं। और तो मुझे लगता है वाकई, क्योंकि हम जब मिल रहे थे बड़े खुशी से हाँ आर यू ओके, तो इस एनर्जी के साथ तो अगला बंदा भी फिर वो अच्छी एनर्जी के साथ ही वापस करेगा। लेकिन वही वाली बात है, हम बोलते हैं कि आर यू ओके, फिर वहाँ पे बंदा होता है कि ओके लाइक नाउ आई थिंक अगला बंदा में सुनने की गुंजाइश है। आपको क्या लगता है? पता है, पूछने वाले से ज़्यादा आई फील डिपेंड करता है जो कि उस चीज़ से गुजर रहा होता है। बिकॉज सो मेनी टाइम्स, जो कि मेरे साथ भी हुआ, कि अगर मुझसे किसी ने भी पूछा भी तो मुझ में या तो हिम्मत नहीं होती बात करने की उसके बारे में, या फिर मेरा दिल नहीं होता कि मैं उसके बारे में बात करूं। तो अगले बंदे की बेचारे की इतनी फॉल्ट भी नहीं होती, क्योंकि कभी वो बाकी जेन्युइनली भी पूछ रहा होता है। जैसे कि इन्होंने कहा, माहम ने कहा कि जब आप किसी के साथ स्पेशली काम कर रहे होते हैं, बहुत टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, तो आपको उनके पैटर्न से, उनके बिहेवियर से कुछ अंदाजा हो जाता है क्योंकि समथिंग इज ऑफ। लेकिन अगर दूसरा वाला ओपन अप नहीं करने की मूड में, तो देयर इज ओनली सो मच दैट यू कैन डू, राइट? तो ये मैंने विद टाइम चीज सीखी, क्योंकि मैं उन लोगों में से होती थी जो कि सब कुछ बॉटल अप इनसाइड कर रही होती थी, और मैं कभी खुल के बात नहीं करती थी इस बारे में।
अब मैंने ढूंढे हैं ऐसे लोग कि अगर फैमिली में आप इतना कंफर्टेबल नहीं भी हैं खुलकर एक एक वे, तो आप अपने दोस्त ऐसे बनाएं जिनमें नॉट एवरीबडी हैज टू बी दैट फ्रेंड, बट एक दो आपके सर्कल में ऐसे ज़रूर होने चाहिए जिनको आप फ़ोन करके उठाएं और आप उनसे बोलें मुझे बात करनी है। अब मुझे मैं तो थोड़ा सा वियर्ड वर्ड इस्तेमाल करूँगी, मेरे भी कुछ ऐसे दोस्त हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन मैं कहती हूँ जहाँ पे मैं एक इमोशनल उल्टी कर देती हूँ, फिर वो उन्होंने उसको समेटना, फिर मैं सही हो जाती हूँ और फिर मैं आगे बात, लेकिन कभी कभी वाकई चीज़ें अंदर रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो जॉन एलिया साहब का मैं अक्सर वो शेयर कहती हूँ ना कि वो बातें खा गई मुझको जो बातें पी गया था मैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोई ना कोई ऐसे ज़रूर होना चाहिए जो आपको सुने ज़रूर। मुझे आप लोग बताएं, आपके पास डॉक्टर वजाहत ऐसे कितने केसेस सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि उनके आसपास के लोगों ने शायद उनसे कभी पूछा ही नहीं होता, या उनके माँ बाप ने भी उनसे नहीं पूछा होता कि आर यू ओके, आप ठीक हो, कि उनको वो कहना सुनने की वो रखी ही नहीं, गुंजाइश नहीं रखी। देखिए ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है। अगर कोई डिप्रेस्ड है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल वैसे ही कम है, तो आप उससे पूछेंगे आर यू ओके, तो वो शायद बताना चाहे ही नहीं। वो आपको ये सोचे कि मैं अपनी बातें इसको क्यों बताऊं, और वो इतना कॉन्फिडेंट ना हो कि वो अपनी चीज़ों को शेयर करे, क्योंकि जिसकी लो सेल्फ स्टीम होती है ना मरिया, वो इतना ज़्यादा शेयर नहीं कर पाता। उसको लगता है कि मैं जज कर दिया जाऊँगा या मेरी बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन अगर कोई शख्स हाई मूड में एक्सट्रोवर्टेड है, बात करना जानता है, तो अगर आप उससे पूछ लेंगे आर यू ओके, तो वो पूरी कहानी सुना सकता है कि नहीं यार मेरे साथ तो ये मसला था, बैठ यार, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये बड़ा डिपेंड करता है सामने वाले इंडिविजुअल पे कि उसका अपना माइंड किस लेवल पे चल रहा है, क्या वो उस काबिल है कि वो बता सकता है नहीं। अब एंजाइटी के जो पेशेंट होता है उससे आप ये नहीं पूछ सकते। अगर आप उससे पूछेंगे तो वो बोलेगा ये देखो ये मेरे को टॉन्ट कर रहा है, इसको पता है मैं ओके नहीं हूँ, ये मुझ पर शक कर रहा है। तो इस टाइप की भी चीज़ें होती हैं। लेकिन डिपेंड ये करता है कि इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है। नफ्सियात की बीमारियां बड़ी करीब करीब हैं। जिस तरह बुखार होता है ना, बुखार के बाद ट्यूबरक्लोसिस भी हो सकता है, कोरोना भी हो सकता है, मतलब बुखार के बाद बहुत सारी बीमारियां पीछे रखी हैं। इसी तरह सैडनेस के पीछे बहुत सारी बीमारियां रखी हैं। आपका चेहरा अगर सैड है, अगर आप बैठे हुए किसी जगह पर खामोश नहीं हूँ, तो आपको नहीं पता कि इसके पीछे क्या बीमारी हो सकती है। तो आई थिंक कहना और पूछने में कोई वो नहीं है, पूछना चाहिए। अगर आपके करीब के फ्रेंड्स हैं, आप उससे पूछें। और वैसे ही जिस तरह तुमने बोला जाके कि बड़ा करीब जाके पूछना होता है, ये फॉर्मेलिटी नहीं है, ये वाकई किसी के साथ एम्पैथी शो कराने वाली बात है कि आइए ओके, सेट है, मजे में। अगर उसको दिल करेगा बता देगा, नहीं करेगा नहीं बताएगा। बाकी पेशेंट्स तो बहुत बढ़ गए हैं, इतना ज़्यादा हालात बेहतर हो रहे हैं क्योंकि लोगों में अवेयरनेस आ गई है। पहले अवेयरनेस नहीं थी, लोग इसी तरह बर्बाद हो रहे होते थे। आपने कहा हालात बेहतर हो रहे हैं, तो ये हालात बेहतर वो किस सेंस में हो रहे हैं कि लोग बात करें खराब भी, क्योंकि विद टाइम्स जिस हिसाब से वक्त बदल रहा है, डिप्रेशन आई फील बढ़ रहा है लोगों में। इतना ज्यादा कॉमन नहीं था, बट देन अगेन कम टू थिंक ऑफ इट, हो सकता है कॉमन था लेकिन इतनी रिकग्निशन नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी। और दूसरी बात भी तो हमने ये चीज़ नोट की है कि पहले इतनी चीज़ें हमें ट्रिगर नहीं करती थी। अब जैसे कल के शो में भी हम बात ये कर रहे थे कि हम जब बचपन में हमारे अम्मा अब्बा डांटते थे तो वो ठीक है, हम उससे सीखते थे, और हमें डर होता था कि नेक्स्ट टाइम हमारे अम्मा अब्बा नाराज़ ना हो, अंदर में मूव ऑन कर जाते थे, भूल जाते थे। लेकिन आज का बच्चा, आपने उसको 5 महीने पहले भी डांटा हो तो वो बच्चा, उसके साथ वो चीज़ ट्रॉमा बन के चल रही होती। अब आप मुझे बताएं, अब तो मुझे ज़्यादा डर लगने लग गया। मतलब जो हमारी जनरेशन है, जो मिलेनियल्स हैं, वो तो शायद अपनी चीज़ें खुद कोप अप कर रहे हैं, लेकिन जो ये जेनजी है मेरी आगे, इनके तो आगे बहुत ट्रॉमास बन रहे हैं। इनको तो हम कितनी बार पूछेंगे आर यू ओके, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन, बिकॉज बहुत सारे ट्रॉमास चाइल्डहुड में ही होते हैं। एंड वट इज़ हैपनिंग इज़ दैट अवेयरनेस की वजह से दे कैन पॉइंट आउट कि दिस डिड नॉट सेट वेल विथ मी, एंड दे कैन टेल कि ये मुझे अच्छा नहीं लगा जो आपने बोला, या दे कैन पॉइंट आउट पेरेंट्स दैट यू आर नॉट बीइंग ऑनेस्ट और कॉन्ग्रुएंट, आप मुझे तो ये कह रही हैं लेकिन कर कुछ और रही हैं। So now I think there is awareness and also there is bit of confidence that children are opening up. पुराने ज़माने में it was this कि माँ बाप ने जो भी कह दिया हमने उसको admit कर लिया. So now they're pointing out. उसका प्लस पॉइंट ये है कि now parents are also thinking of ways of working on themselves. Now parents talk about apologizing. उर्दू में ज़्यादा बात की, मैं भी क्रिकेट से वो कहीं फंसती हूँ तो मैं अंग्रेजी बात कर ली। लेकिन आप मुझे बताएं तूबा, ये हम ज़्यादा चीज़ें मुश्किल नहीं कर रहे। मतलब अभी आज की अगर हम जो जनरेशन अब जो यंगर देख रहे हैं वो ज़्यादा सैड है। बिल्कुल, एक तो उनका एक्सपोजर भी बहुत ज़्यादा चीज़ों से है। तो हम चले ठीक है, पास्ट ट्रॉमास हैं, माँ बाप ने बचपन में कुछ ट्रॉमास होते हैं, लेकिन हर चीज़ को ट्रॉमा का नाम दे देना या फिर उसको दिल से लगा लेना
क्या ये सही चीज़ है वैसे? सो उसमें ये भी एक टाइप आती है कि कुछ लोग इंजॉय करते हैं विक्टिमहुड में रहना, ठीक है, दे वांट टू यूज इट एज अ वे नॉट टू वर्क ऑन देमसेल्व्स। तो अगर कोई ट्रॉमा है उसको हील करें, सीख हेल्प करें, बट स्टिकिंग टू इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ लाइक री-ट्रॉमेटाइजिंग योरसेल्फ एंड नॉट टेकिंग अकाउंटेबिलिटी। सो इट इज़ अ बैलेंस ऑफ एडमिटिंग व्हाट हैपेंड एंड ऑल्सो वर्किंग ऑन मूविंग ऑन, जो कि एक बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है मेरे अच्छा, ख्याल से। वो ऐसे ना वो ट्रॉमा की डेफिनेशन भी जो है वो थोड़ी चेंज होती जा रही है, जैसे मैं देख रही हूँ। जैसे अब जो यंगर जनरेशन है, अब उनको आप उनको चीख दें तो वो बच्चे कहते हैं हम तो ट्रॉमेटाइज हो गए हैं। तो अब मुझे डर भी लगने लग गया कि कल कल हम चले जाएंगे, हम इन छोटी छोटी बातों पे इन बच्चों को कैसे समझाएंगे कि भाई ये चीज़ ट्रॉमेटाइज वाली होने वाली नहीं थी। या आपको डिफरेंस फील होता है? मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब क्योंकि इस चीज़ों के नाम पता चलने लग गए हैं हमें, ये भी बहुत मेरे लिए आई थिंक दिस इज़ हाउ इट वर्क्स फॉर मी, कि मुझे शायद अब बहुत सारी चीज़ों का पता चल गया है कि अच्छा अगर मैं इस तरह से बात करूंगी तो इट कैन बी ट्रॉमेटाइजिंग फॉर माई चाइल्ड, अगर मैं इस तरह से बात करूंगी तो ये इसको बहुत स्ट्रेस दे रहा है, अगर उसको मैंने इस तरह डांटा तो ऐसे ना हो कि मेरे बच्चे को इस चीज़ से डिप्रेशन शुरू हो जाए। तो ये सारी चीज़ें पता है, तो शायद हमने अपने दिमाग में भी ना उस तरह की चीज़ों को, आई एम नॉट सेइंग कि ये गलत है, पर शायद वो इस तरह से बना लिया है, तो हम बड़े केयरफुल हो गए चीज़ों को लेके अब। क्योंकि जब हम छोटे थे हमारी अम्माओं को किसी और बात पे भी गुस्सा अगर आता था, कुछ भी हो, मैं अपनी अम्मा की एग्जांपल दूंगी, अगर शी इज अपसेट ऑन माय डैड, शी इज अपसेट ऑन एनीथिंग एल्स, घर का काम नहीं हो रहा, चीजें नहीं हो रही, महंगाई हो रही, 10,000 चीजें हैं, तो शायद वो बच्चे ही होते हैं जिन पे माँ बाप का सबसे पहले एंगर निकलता है किसी भी तरीके से, क्योंकि हर छोटी चीज ट्रिगर कर रही होती है ना। अब वो चीजें अम्मा मेरी रियलाइज करती हैं कि यार मैं अब सोचती हूँ कि अब जब मेरी उनकी नवासी का टाइम आया ना, तो अब उनको वो सब चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए, मैं इसका गुस्सा ना तुम पे उतार दिया करती थी, कितनी गलत करती थी, मुझे अब लगता है। लेकिन खुद को भी होता होगा कि यार देखो अम्मा बेचारी मेरी एग्जैक्टली, अब आप कहीं ना कहीं उनकी पोजीशन को जस्टिफाई कर रहे हो। देखो अम्मी ये करती थी, हम बोलते थे क्यों करेंगे, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये मैं इसलिए, तो शायद वो सब चीजें, एक्सपोजर की बात भी बहुत ज्यादा है कि अब बच्चों को ना वो चीजें समझ में आने लगी, और हमने भी बच्चों से अगर हम बात करें तो हमने उनको ज्यादा सेंसिटिव बनाया हुआ भी तो है ना। बहुत और इनकी घर तो टीन है। हाँ जी, मैं हमेशा इनसे हमेशा सेट पे ना डिस्कस करती कि हाउ आर यू डूइंग दिस, क्योंकि बेटा अभी तो ये बच्ची है, उसको बड़ा होने दो, फिर तो पता चलेगा। वर्स्ट टाइम्स होते हैं बच्चों को संभालना उस टाइम। हमारी जनरेशन वो है, मैं हमेशा कहती हूँ, जिसने पेरेंट्स से भी चुप करके सीखा और अब हम अपने बच्चों से भी चुप करके सीख रहे हैं। हमारे पेरेंट्स ने हमें कभी अपनी स्पेस ही नहीं दी कि हम फील करें कि हमारे साथ गलत हो रहा है, ये हमारे लिए ट्रॉमेटिक है, लेकिन हमने अपने बच्चों को फॉर्चुनेटली अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी रखी है कि जब मेरी बेटी बड़ी होना शुरू हुई, बचपन में हो सकता है मैंने भी मिस्टेक्स की हों, क्योंकि वही सीखा हुआ था, वही एक पेरेंटिंग का स्टाइल दिमाग में था, लेकिन विद टाइम रियलाइज़ कर लिया, और अल्लाह का शुक्र जल्दी रियलाइज़ कर लिया कि नहीं, अब ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती हैं। क्योंकि आप कह रही हैं वो 5 महीने पुराना ट्रॉमा याद होता है, मेरी बच्ची को बचपने की चीज़ें याद है, एंड शी इज़ 15 माशाल्लाह से। उसको ये याद है कि 3 साल की एज में मामा आपने मुझे उस वक्त ऐसे डांटा था, हम एलिवेटर में खड़े हुए थे एंड यू सेड दिस टू मी, आई एम लाइक यार मेरी तो पूरी जिंदगी गुजर गई थी डांटे खाते हुए, हमने तो कभी हिम्मत भी नहीं होती थी अम्मा पॉइंट आउट। लेकिन जो बात है सच वो ये कि याद मुझे भी है, याद रहता है, लेकिन हमें कभी परमिशन नहीं थी उस बारे में बात करने की, और उसके बारे में कंप्लेन करने की। लेकिन आप आजकल के बच्चे आई फील कि हमसे बेटर ऑफ हैं कि एटलीस्ट बोलते तो हैं, एटलीस्ट अंदर बॉटल अप तो नहीं हो रहा। और उससे बड़ी चीज़ जो एक मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो आजकल के स्कूल्स में थेरेपिस्ट बैठ रहे हैं जी, बहुत। हमारे स्कूल्स में तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था थेरेपिस्ट का, मेंटल हेल्थ की कोई वैल्यू नहीं थी। हाँ, अगर बच्चा ब्रूजेस के साथ आ जाए तो वो एक अलर्ट हो जाते थे, टीचर्स के ब्रूजेस पड़े हुए, मेंटल हेल्थ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था हमारे ज़माने। बुली हो रहे हैं, चीजें बोली जा रही हैं, नथिंग एट ऑल। तो अब अल्लाह का शुक्र स्कूल्स में भी ये रिकग्निशन आई है कि अगर बच्चा अपसेट है और अगर टीचर देख रही है कि इसके बिहेवियर में कुछ इशू है, फौरन थेरेपिस्ट के पास जाता है। वो थेरेपिस्ट वहाँ पे बात करती है, फिर वो एवेल्युएट करती है कि बच्चे को किस हेल्प की, कितनी हेल्प की ज़रूरत है। तो ये आई थिंक ये सारी चीज़ें जो है ना, हम एक पॉजिटिविटी की तरफ ही चल रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ मैं हमारी यंग जनरेशन से कहना चाहूँगी कि आपके जैसे हमने बात की ना, अच्छे दोस्त को चुनना बहुत ज़रूरी है। और आजकल तो माँ बाप, मैं कहती हूँ कि प्लस पॉइंट ये कि पहले हमारे माँ बाप के साथ हमारी वो दोस्ती नहीं होती थी, अब तो माँ बाप कहते हैं बेटा आओ हमसे बात करो। और जब इतने सुनने वाले मौजूद हैं, स्कूल में थेरेपिस्ट भी मौजूद हैं, घर में माँ बाप भी अब वैसे माँ बाप नहीं रहे जैसे हमारे देसी ट्रेडिशनल माँ बाप होते थे। इस टाइम में AI के पास जाके मैं लोगों को देखती हूँ कि लोग चैट GPT को हर चीज़ फीड कर रहे होते हैं, दिस इज गोइंग टू स्टे देयर फॉरएवर। तो
तो आप किसी ऐसे शख्स को जाके जो भी अपनी चीज़ें शेयर करनी है, जो आपका दोस्त है, आपकी माँ है, आपकी खाला, जो भी आपको लगता है फैमिली में, पर उनके साथ शेयर करें। सबसे ज़्यादा आजकल आपको क्या लग रहा है डॉक्टर वजाहत की जो परेशानी है लोगों के अंदर, वो किस चीज़ की ज़्यादा आप देख रहे हैं जब आपके पास केसेस आते हैं? बहुत ज़्यादा परेशानी जो है ना सेल्फ मेड है। वो चीज़ें जो शायद आपकी लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हैं, हमने उन चीज़ों को इम्पोर्टेंट बनाया हुआ है और उनके अंदर जाके हम जो हमारा सर्कल ऑफ कंसर्न है ना वो बहुत बढ़ गया है। मिसाल के तौर पे हम उठ के जो सोशल मीडिया देखते हैं सुबह और उनमें बहुत सारी चीज़ें होती देख रहे होते हैं जिससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसी न्यूज़ हैं पूरी दुनिया में, कहीं बम ब्लास्ट हो गया, कहीं बीमारी फैली हुई है, तो मतलब इतनी अनवांटेड न्यूज़ हमारे ब्रेन में सुबह से जाना शुरू हो जाती है जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। और उसके बाद हम ये देखते हैं कौन किस कंट्री में जा रहा है या कौन क्या कर रहा है, तो हम कंपैरेटिवली जो है वो एक कॉम्प्लेक्स का शिकार हो रहे होते हैं अगर हम कुछ नहीं कर रहे। अगर हम ऑलरेडी कुछ कर रहे हैं तो हम उनको देख के एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन वो कॉम्प्लेक्सेस बहुत हो गए हैं। तीसरी बार रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स आ गए हैं। इतना ज़्यादा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है जो पेशेंट आता है मेरे पास आजकल, या वो ड्रग ले रहा है या कुछ और ले रहा है, जब हमसे पूछते हैं भाई तुम्हारा साथ मसला क्या है, तो पीछे पता चलता है रिलेशनशिप इशूज। और वो क्या है, वो ये है कि जो लोग आपके करीब बैठे हुए हैं आप उनको नहीं देखते, और हम लोगों ने एक अजीब सा एडवेंचर बनाने के लिए दूर दूर से कोई दोस्ती यारियाँ बना ली हैं, चाहे वो व्हाट्सएप के ऊपर हो, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो आप ऐसे ही बस चैट कर रहे हो, और चीज़ें हमारे अपनी घर की ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। तो हैरत अंगेज तौर पे हम लोगों ने पंगे खुद भी बहुत लिए हैं। और अगर इन तमाम चीज़ों को हटा के अब बायोलॉजिकली बोले तो हमारी नींदें जो ख़राब हैं, इसकी वजह से हम कभी भी ठीक नहीं हो सकते। मैं कल एक बड़ी अच्छी पोस्ट देख रही थी, उसमें था कि ये ऐसा नहीं है कि यू हैव लॉट ऑफ वर्क टू डू, यू जस्ट हैव अ लॉट ऑफ स्क्रीन टाइम। कहता कि ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें आप आज नहीं कर सकते, यू जस्ट हैव अ लॉट ऑफ स्क्रीन टाइम। तो हमारा जो स्क्रीन टाइम भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। Exactly. ये भी एक बहुत बड़ी मेरे ख्याल से वो है ना रीज़न जिसकी वजह से हमने अपनी प्रॉब्लम्स खुद ही बना भी ली हुई हैं। लेकिन एक चीज़ भी मुझे बताएं कि ये जो हम मेंटल हेल्थ के वाले से बात करें, हम मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस के वाले से बात करें, क्योंकि आज जो दिन भी मनाया जा रहा है, लेकिन क्या मेंटल हेल्थ को जहनी बीमारी के साथ जोड़ देना जस्टिफाइड है? बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिकॉज बहुत सारे लोग मेरे पास इसलिए Good भी आते हैं question. फॉर देयर ओन वेल बीइंग। तो बहुत ज़्यादा स्टिग्मा है कि इसको कोई बीमारी है या ये पागल है, ये जिस वजह से जा रहा है। बहुत दफ़ा चीज़ें हम एक रिपीटेटिव पैटर्न की वजह से, जैसे आपने कहा, कर रहे होते हैं कि अनटिल थ्रू अ थेरेपिस्ट और अ काउंसलर दे आइडेंटिफाई कि दिस पैटर्न इज़ नॉट सर्विंग फॉर यू। तो जब भी कोई ट्रॉमा होता है तो हम यूजली शट डाउन कर लेते हैं या ओवरवर्क करते हैं, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरे पास कोई क्लाइंट आता है और कहते हैं हमसे कोई काम नहीं हो रहा। सो वी like thank that coping response कि जिसने हमें help किया, but now it's not working for us and now we have to connect to our feelings and create that emotional safety within. So इसको बिल्कुल भी I don't think so it's correct कि हम इसको जहनी बीमारी के तौर पे रखें. It is somewhere like you're discovering yourself and being curious about knowing what worked for you and now it's not serving you. आप डॉक्टर से साथ आपसे इस पर ये जो हम मेंटल हेल्थ की अगर बात कर लोगे तो लोग जहनी बीमार है, मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है, इसको तो इसका मतलब जहनी बीमार है। मेंटल हेल्थ तो एक स्कैनिंग है ना हमारी अपनी कि हम कहाँ खड़े हैं, क्या हम इस जज्बात को अपने जो हमारे साथ लाइफ में स्ट्रेस आया है तो हम उसको अगर हेल्दी तरीके से कोप कर रहे हैं या नहीं, हम कोई मसले को हेल्दी तरीके से डील कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हम जब सुबह उठते हैं तो हम खुश हैं या हम डिप्रेस्ड हैं, हम सैड हैं, क्या वाइब क्रिएट होती है हमारे थ्रू लोगों के बीच में। एक एक्चुअली हमारी अपनी स्कैनिंग है ना मेंटल हेल्थ। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ इट्स मीन कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमें मसला तो नहीं आ रहा, आ चुका की बात नहीं कर रहे ना। हमारा कोई सिस्टम ठीक चल रहा है ना, कि कोई फर्स्ट बिल्कुल जिस तरह कार चलती गाड़ी को हम ट्यूनिंग कराने लेके जाते हैं ना, जी जी बिल्कुल, कि यूं खुद जाती है और आराम से खड़ी जाती है, यार देख लो, वो कहता सेट है, कहता है ओके। तो इस चीज में या अगर 2-4 नट बोल्ड होते हैं तो हमारा मेंटल हेल्थ की मतलब ये है कि हम अपने आप को ये देख लें कि हम खड़े का है। क्योंकि इसका सबसे बड़ा मसला जो मुझे बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट आता है कि इसकी कोई लैब टेस्ट नहीं होते। काश कोई लैब टेस्ट होते ना, ब्लड निकाल के। इसका जो आपने लैब टेस्ट की बात की ना, तो इसमें जो लैब टेस्ट हो सकता है ना, वो हमारे घरों हमारी सोसाइटी में बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है अगले की मेंटल हेल्थ का तायुन। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज एक सवाल जो हम आप तमाम से लोगों से पूछ रहे हैं कि आर यू ओके, और यही सवाल आप लोगों से पूछे कि क्या आप अपने आसपास के लोगों से ये सवाल पूछते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुझे बताएं सबसे ज़्यादा, क्योंकि आजकल हम ये मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के वाले से आज का दिन भी है, कौन सी चीज़ें आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा बॉदर करती हैं वहाँ? अच्छा, मेरे तो मुझे लगता है मैं जो सर की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करूंगी, कुछ खुद के बनाए हुए भी इश्यूज है ना। मैं तो हूँ ही ओवर थिंकर, और इस हद तक हूँ कि मैं उस लेवल पे चली जाती हूँ जहाँ आगे कुछ होता ही नहीं, अंधेरा।
मैं उस लेवल पे पहुंच के और अपने आप को फालतू का स्ट्रेस देती रहती हूँ। तो मेरा तो वो लेवल है, तो मैं तो गलत आदमी हूँ ये सवाल करने के लिए कि आप मुझसे पूछोगे। तो मैं यही कहूँगी कि मुझे ना बहुत छोटी कभी कभी बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं जो बॉदर भी नहीं करती, गुजर जाती हैं। बाद में सोचती हूँ कि यार ये तो ऐसे हुआ था, मुझे इस पर रिएक्शन देना चाहिए था, पर नहीं। पर बहुत कोई छोटी चीज़ होगी कि अच्छा मेरा प्रॉब्लम ये है, जो मेरा प्रॉब्लम है ना, मैं आज ये सबके सामने बताऊँगी। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मुझे फ़र्क पड़ता है कि वो क्यों उनका मूड ऑफ है, शायद मैं तो उसका रीज़न तो नहीं हूँ। सेम, हाँ, मेरे एग्जीक्यूटिव से कहा आप भी सुन लें। हाँ, कि मैं तो रीजन नहीं हूँ क्यों मदीहा आज ऐसे बैठी थी, कहीं ऐसे तो नहीं कि मैंने कुछ किया है। क्यों मुझे लगता है दूसरे का मूड भी मुझ पर डिपेंडेंट है, तो मैं उसको ठीक करने के चक्कर में अपना मूड भी खराब कर लेती हूँ कि अच्छा ये तो ये मेरा से। और ओवर थिंकिंग तो उस हद तक ना कि अच्छा ये कॉफ़ी है मैं पी लूँगी, हाँ पीना तो अच्छी बात है, लेकिन पीने के बाद अगर मेरे सर में ये होने लगा और मुझे रात को नींद नहीं आई और फिर सुबह मुझे काम पे जाना है और फिर सुबह मैं काम के लिए नहीं उठ सकी, उस लेवल तक। तो वो छोटी छोटी चीज़ें ऐसे बॉदर करती हैं मेरे भाई। हाँ, और ये फैजान, और मैं वो जो वर्बल डायरिया होता है ना वो वाला, और जो वो वॉमिट होती है वर्बल वॉमिट, वो फैजान के साथ ही होती है। फैजान बोलते हैं माम आर यू सीरियस, इस पे क्या तुम्हें सोचना था? मैं बोलती हूँ फैजान क्योंकि हाँ वाकई इस पे तो सोचना बनता नहीं था। और माहम को ये ओवर थिंकिंग, अगर मैं पूछूँ तो माहम को इतना ओवर थिंकिंग करना किसने सिखाया? ये कौन सी एज से माहम ने शुरू? मुझे लगता है मैं हमेशा से ऐसी हूँ। एवरी लिटिल थिंग बॉदर्स मी, इट्स ऑलवेज बिन देयर। और अब वो जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही हूँ ना, तो कुछ चीजें बहुत पक्की हो जाती हैं। तो मैं चाहती भी हूँ ना कि ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, ये मैं बोल नहीं सकती। वही वाली बात कि आई कांट से नो, कि नो दिस इज नॉट माय प्रॉब्लम, इफ दिस पर्सन हैज इश्यूज विद दैट, इट्स नॉट माय प्रॉब्लम। मैं क्यों उसके साथ, मुझे क्या जरूरत है? नहीं, लेकिन वो भी मेरा प्रॉब्लम है। उस सोफे के पीछे कौन बैठा है वो भी मेरा प्रॉब्लम है। तो पूरे मेरे प्रॉब्लम के साथ दूसरे प्रॉब्लम्स भी मेरे हैं। और कहीं ना कहीं जैसे आपने बात की ना, अगर किसी का मूड ऑफ है तो आप उसको भी लेके परेशान हो जाती हैं। तो हम पीपल प्लीजर भी बन चुके हैं ना। हाँ, वही वाली बात है कभी कभी अच्छा है, लेकिन एक लिमिट में रह के ना, मतलब आप हर वक्त ठीक है एंटरटेन करना और हर वक्त अगले को प्लीज करते हुए रहने में बड़ा फर्क होता है। आपको शमीन, आपको क्या चीज़ सबसे ज़्यादा बॉदर करती है? आपकी मेंटल हेल्थ को सबसे ज़्यादा बॉदर करती है? अच्छा, आई हैव बीन वर्किंग ऑन माई सेल्फ। तो अब आई हैव रीच्ड अ पॉइंट वेयर मुझे काम हो ना हो मुझे स्ट्रेस नहीं होता। घर में कोई मसले हो जाए, कोई चीज़ ख़राब हो जाए, गाड़ी ख़राब हो जाए, जो छोटे छोटे जो एसी ख़राब हो जाए, लोग स्ट्रेस आउट हो जाते हैं, मेड नहीं है, मैं किसी चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेती हूँ। मुझे सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ अफेक्ट करती है, और वो बहुत सिवियरली करती है, और वो करती है कि जो मेरे लव्ड वंस हैं जिनकी मैं केयर करती हूँ, अगर उनका बिहेवियर मेरे साथ सही नहीं है या उन्होंने मेरे साथ गलत कर दिया, बस वो मेरे लिए डाउन हिल है। उस चीज़ के साथ मुझे कोप करना नहीं आया। मुझे नहीं समझ में आया अब तक कि मैं कैसे अपने आप को ये सिखाऊं और समझाऊं कि अगर किसी की मैं केयर करती हूँ और वो मेरी पलट के इस तरह से केयर नहीं कर रहा, तो उसमें मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है। मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, मैं इस चीज़ में आके बहुत वीक हूँ। तो मेरा जो सबसे बड़ा ट्रिगर है और ओनली ट्रिगर है वो ये है कि मैं किसी की केयर करती हूँ और वो मेरी उस तरह से केयर नहीं करता, या वो रिटर्न वो हर्ट करता है, हम या एक्सपेक्ट कर लेते हैं ना कि अगला अब हमसे अच्छा करेगा, हम अच्छा करेंगे। क्योंकि मैं फिर जब मैं किसी की केयर करती हूँ तो मैं खुल के केयर करती हूँ और मैं कोई आई डोंट होल्ड बैक। तो फिर आगे से जब उस तरह से आप डिसअपॉइंट हो जाएं तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा इशू बन जाता है। बाकी ये जो दुनिया के स्ट्रेसेस हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आई डोंट नो हाउ, लेकिन मैंने उनके साथ कोप कर, मतलब जो कि माहम अभी कह रही हैं, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। कितना टाइम लगा वैसे शमीन, ये बताओ इस चीज़ को सालों काम करने में? सालों You worked on it. सालों लगे मुझे। बहुत अपने आप को अपनी खुद काउंसलिंग करनी पड़ी बैठ बैठ के कि नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वरना ऐसा टाइम होता था कि अगर जैसे कि फॉर इंस्टेंस हमारी नेचर ऑफ जॉब ये है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होता है ना, प्रोजेक्ट बेस्ड होता है। अब एक प्रोजेक्ट की बात हो रही है, काम चल आ रहा है बात हो रही है, और फिर एकदम से गायब। मेरे 3-4 महीने निकल जाते थे डिप्रेशन में कि वो एक काम आते आते चला गया मेरे हाथ से। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव कम टू अ पॉइंट के काम आ रहा था, चला गया, कोई बात नहीं, कोई इशू ही नहीं है, क्योंकि दिमाग में ये अच्छी तरीके से बिठा लिया है कि जो आपका है वो आपको आके मिल जाएगा ही है। हाँ। इसके लिए अपना सुकून खराब करना इज नॉट वर्थ इट। लेकिन लोगों के ऊपर जब बात आती है तो मुझे ये समझ में नहीं आई, अब तक मैं अपने आप को ये नहीं सिखा पाई कि जो आपका है वो आपके पास रहेगा और जो नहीं है वो आपको नहीं वैल्यू करेगा। हाँ। वो निकल जाएगा आपकी जिंदगी से और उसी में आपकी, बस ये मेरा जो है सारा का सारा इशू यहाँ पे आके फंसा। लेकिन आपने सेल्फ काउंसलिंग की, आपने खुद को काउंसलिंग बाकी चीजों पे क्योंकि yes। देखिए यहाँ पे वो कहते हैं जहाँ पे मेडिटेशन भी करनी होती है, आप मेडिटेट नहीं कर, आप खुद से बात भी कर रहे होते हैं। मैं वैसे ना ये जो ढाबा कल्चर है, मैं इसकी बड़ी
शुक्रगुजार भी हूँ इस वजह से, क्योंकि जब शाम में मैं देखती हूँ बहुत सारे मर्द हज़रात बैठे ना, तो अपने बड़े जो टेंशन हैं वो आपस में शेयर कर लेते हैं। वरना ख़वातीन के बारे में कहा जाता था कि जो ख़वातीन जो हैं वो जब दोस्त से आपसे बैठती हैं, घर की ख़वातीन आके बैठती हैं, तो वो जो दुख सुख हैं वो शेयर कर लेती हैं। लेकिन हमने ना बंदों को कहीं ना कहीं इजाज़त नहीं दी हुई कि बंदे अपनी जो वल्नरेबल साइड है, जो अपनी वीकर साइड है, वो लोगों के सामने रख सकें। जैसे अगर उसको जॉब पे कोई स्ट्रेस है तो वो अपने घर आके वो नहीं बता सकता। अगर उसको किसी चीज़ पे रोना आ रहा है, क्योंकि हमने तो कहा ना मर्द तो रोता ही नहीं, मर्द को दर्द नहीं होता। ये जो बकवास किस्म के डायलॉग्स हमने फिल्मों में डाल दिए कि जी मर्द को दर्द नहीं होता, कि मतलब वो इंसान नहीं है क्या, अजीब सी रोबोट थोड़ी है। तो वो उसको कैसे करें, वो मर्द फिर उसको डील कैसे करें, क्योंकि हमने उनके लिए वो विंडो नहीं रखी ना। और अगर वाकई कोई बंदा आपके सामने रोने बैठ जाए, आप कहेंगे हाय इसको क्या हो गया है, ये है ना, ये हमारा एटीट्यूड है। ये देखिए, रोना तो सबको आता है और स्ट्रेस सबको होता है। हर आदमी की अपनी कोपिंग स्ट्रेटजीज होती हैं, ठीक है। हम सब एक ही जैसे सिस्टम से बड़े हुए हैं। हमें भी डॉग को देख के डर लगता है, हमें बिल्ली को देख के प्यार आता है, हमें इंसान को देख के जो है सब एक जैसा है। लेकिन ये कुदरती है। हमें बचपन में बताया गया कुत्ता काट लेते हैं, हालांकि आज तक नहीं काटा, लेकिन एम ही कुत्ते से डराया हुआ है, ठीक है। इसी तरह हमें बोला गया है कि बिल्ली रास्ता काट देती है और वो हमारे दिमाग में फिक्स है, लेकिन हमने अपनी कोपिंग स्ट्रेटजी की तरह उसको कन्फ्रंट किया है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि जो चीज़ हमारी लाइफ में आ रही है, अच्छी बुरी सैडनेस जो भी है, हम उसको अपने ब्रेन के थ्रू किस तरह फिल्टर करते हैं और कहां से उसको चैनलाइज करके उसके लेवल को कम करते हैं। अब जिस तरह आपने बात की ह्यूमन का, अब मैं काउंसलिंग में हमेशा ये बताता हूं, मैं अपनी बात बाद में करूंगा, यहां से स्टार्ट कर सकता हूं कि इन मशीनों पे आप काबू कर सकते हैं। आप वैक्यूम को, माइक्रोवेव को, उसको बटन से ऑपरेट कर सकते हैं, इट्स ऑल इन योर हैंड्स कंट्रोल। लेकिन जब आप इंसान के साथ बैठते हैं तो फिर आपको 30 to 40% ये पता होना चाहिए कि ये मेरे बस में नहीं है। ये मेरे ख्याल से आपको 70% पता होना चाहिए कि ये मेरे बस में नहीं है। जनाब, इतना परसेंटेज मेरी नहीं है। अगर मैं अपनी बहुत एनर्जी सामने वाले को दे भी दूं, लेकिन उसके अपने दिमाग, मेंटल हेल्थ, मेंटल स्टफ इश्यूज हैं, पीएमएसिंग हो रही है उसकी कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से इसकी बदतमीजी या कुछ ना कुछ ये कर सकता है, ठीक है ना। आप उसको इतना डिस्काउंट कर सकते हैं, लेकिन जब आप बहुत ज्यादा प्यार देते हैं, एफर्ट्स देते हैं, आपको लगता है कि मुझे सब कुछ मिले और वो नहीं मिलता तो आप हर्ट होते हैं। तो इंसान जब इंसान से डील करता है तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि आपको 100% कभी नहीं मिल सकता। आपको 50 भी मिल जाए वो काफी है, लेकिन यहाँ पे अपना आपको, जैसे कि मुझे ये बात पता है कि मुझे कभी भी कोई इंसान हर्ट ही नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट बहुत कम करता हूँ। इतना कम करता हूँ कि मुझे पता है कि इनके अपने मेंटल इश्यूज इतने, ये क्या मुझे खुशी देंगे, ये क्या मुझे मतलब वो कर सकते हैं कि जिससे मुझे इनसे फ्लरिशमेंट मिल रही हो। एक तो ये बात है। दूसरा, ये मर्दों का इशू ये है कि वो रोना तो बहुत आगे की बात है। एशियन मर्द तो स्ट्रेस बता भी नहीं पाते कि अपनी वाइफ को बैठ के बोले कि मैं बैठूं, मैं बड़ा परेशान हूँ, चाय बना के लाओ, मेरे साथ ये हुआ है। वो बात कर ही रहा होता है, वो कोई ना कोई बात ऐसी हो जाती है, या माँ बाप ने सिखाया हुआ होता है कि पुत्र अभी तूने ऐसी कोई बात नहीं करनी, तू तो स्ट्रांग आदमी। तो आपने अपने आप को हमेशा से इतना रखना होता है कि नहीं सब ठीक है। मैं बचपन से लेके आज तक घर का बड़ा होने के नाते मैंने कभी ये नहीं बोला कि मैं परेशान हूँ, आके मुझसे बात करो। हालांकि लाइफ में कितनी परेशानियां हम होंगी, बाकी घर के जो घर का जो बड़ा होता है, चाहे वो सिबलिंग्स में बड़ा, हम उसको ये इजाजत ही नहीं देते कि कभी नौबत ही नहीं आई, नौबत ही नहीं आई। जिस दिन मैं हमेशा पापा की बात आती है इंतकाल की, उस दिन भी नहीं रो सके, रोना शुरू ही किया, छोटे आ गए, ये ले आओ वो ले आओ, बस क्यों कर रहे, जी ये कर रहे। तो वो इमोशन जो कभी नहीं गए वो आज तक अटके हुए, उनको कोई क्लोजर नहीं मिलता। हाँ, एक जगह होती है मस्जिद में जाके थोड़ा आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो होते कहीं और के आंसू हैं, निकल वहाँ जाते हैं तो थोड़ा कैथारसिस हो जाता है। पता है डॉक्टर वजाहत, मोहसिन अब्बास है बड़े ज़बरदस्त एक्टर, वो मेरे शो में आया तो हमने उस दिन शो भी ये किया था कि मर्द को जो हम इजाज़त नहीं देते रोने की। तो मोहसिन ने ऐसी बात की थी, उसने कहा कि जब आपके घर में जैसे किसी की डेथ भी होती है ना, तो जहाँ पे ख़वातीन इस वक्त रो रही होती हैं लिपट लिपट के, कहते हैं हम बंदों की टेंशन पता क्या होता है कि अच्छा अब दरिया आनी है, टेंट आना है, कफन दफन का इंतज़ाम करना है, कब्र के जाके इंतज़ाम करनी है, कब्र को जाके देखना है। कहते हैं हमें वो वक्त ही नहीं मिलता कि हम वो उस वक्त वो रो सकें, तो हम तो उस चीज़ में लग जाते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है ना, ये पाइलअप हो रही होती हैं। मतलब ख़वातीन फिर रो लेंगी, बात कर लेंगी, और कहीं ना अभी क्योंकि हमारे ड्रामा से भी हमें रोती हुई औरत ही अच्छी लगती है, हमें वही अच्छी औरत लगती है कि जी जो रो रही होती है ना, तो हम कहते हैं कितनी मासूम है। लेकिन बंदों के वाले से आप कहते हैं, जैसे अगर बंदा रोना शुरू करे, तो मैंने अभी भी लोगों को देखे, लोग कहते हैं मगरमच्छ के आंसू, ड्रामा कर रहा है, क्योंकि लोगों के अंदर ये है ना कि मर्द तो रोता ही नहीं है, या लड़कियों की तरह आंसू बहा रहे हो, दिस आल्सो कम्स इन। ये कितने इतना इनसेंसिटिव किस्म का रिमार्क है जो हम लोगों को देते हैं। क्या किया जा सकता है? जैसे मैं अक्सर कहती हूँ कि हमें अपने
बेटों की भी तरबियत में ये बात ज़रूर करनी चाहिए कि बेटा नहीं, अगर आपको भी दर्द होगा, आपको कुछ चीज़ें, तो आपने इसको शेयर करना है, अपने अंदर पायलअप नहीं करना। हम अपने लड़कों की कैसे तरबियत कर सकते हैं? सो सबसे पहले इमोशनल सेफ्टी की मैं बात करूंगी कि लोगों को रूम दिया जाए उनके इमोशंस का। मुझे याद है कि जब मैं गुस्सा करती थी तो लाइक गुस्सा नहीं करते। सो कहीं ना कहीं आपकी इमोशन सप्रेस होते हैं, उनको निकलना होता है, और ऐसा नहीं कि वो आपकी शख्सियत बन जाएगा। लाइक लेट द इमोशन कम आउट। सो फर्स्ट कि पहले आप जिसको गुस्सा आ रहा है किसी भी छोटी चीज़ पे, बिकॉज मर्द हजरात का जो पहला रिस्पॉन्स ईजियर होता है वो गुस्सा करना है, और औरतों का पहले रोना, दैट्स द फर्स्ट रिस्पॉन्स दैट कम्स इन। तो उनको उसकी इजाज़त दी जाए ताकि जो गुस्सा है जहाँ है वो निकले, और उनकी बात सुनी जाए बगैर ट्राइंग टू लाइक लेक्चर। जब भी कोई बात करो, कोई आपको लेक्चर देने लग जाता है, यार तुम क्यों रो रहे हो, वो तो है ही ऐसा। भाई उसकी बात सुन लो। द फर्स्ट थिंग इज उसकी पहले बात सुन लो। देखिएगा आप उसको अच्छे से ट्रीट करेंगे, चाय पानी दे दी, रो ली, उसकी बात सुन ली, वो कहेगा मैं ठीक हो गया। सो आई थिंक फर्स्ट थिंग इज टू जस्ट लिसन एंड लेट द इमोशन बी जो है। हमारे साथ तो मसला ये है ना कि हम मर्दों की बात करें, आप किसी के पास वैसे अपना दुखड़ा लेके भी चले जाए तो लोग बोले लो ये तो कुछ भी नहीं जो मेरे साथ हुआ था। अरे भाई पहले मेरी सुन, पहले मैं ऐसे नहीं आई हूँ, मैं इतनी कष्ट करके तुम्हारे पास पहुंची हूँ दरिया किनारे। अच्छा, मुझे इस वक्त कॉलर भी ऐड करने हैं, या साहब ऐड। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम मरिया, देखिए मैंने बहुत सब्र से सारा इंतजार किया और बड़ा आराम से आपकी बातें सारी सुनी। अच्छा, मुझे नहीं पता था कॉलर की देर से मौजूद है जी। नहीं देखिए, वो तो मैं इसलिए क्योंकि इतनी अच्छी गुफ्तगू जो बैलेंस, मुझे बड़ी खुशी ये हुई कि आपने मर्दों के मुतालिक बात की। वजाहत भाई ने बहुत सही बात की, मैं भी वजाहत भाई की पॉलिसी पे अमल करता हूँ। लेकिन मैं एक बात बताऊँ, हमारे यहाँ प्रॉब्लम जो है ना सबसे बड़ी, कि हम अपने इर्द गिर्द के लोगों पे नजर रखना चाहिए, हमें घर में नजर रखनी चाहिए। मैं आज आपको बताऊं कि मैं पिछले दिन जो एक डिप्रेशन में था, क्योंकि मैंने खुद भी लोगों को डिप्रेशन से निकाले, तो मेरे बच्चों ने मुझे डिप्रेशन से निकाला। लेकिन हालांकि वो इतने बड़े नहीं है, ठीक है, लेकिन उन्होंने मुझे डिप्रेशन, उन्होंने नोट किया कि अबू आजकल तो थोड़ा सा बिहेवियर इनका चेंज है। तो मेरे साथ बैठे कि मैंने नहीं बताना चाहता था उनको बात, लेकिन मैंने बताई। मेरे बच्चों ने मुझसे डिस्कस किया और आई एम फीलिंग सो रिलैक्स कि मैं आपको बता नहीं सकता। बढ़िया बात पता है क्या है? बात यह है कि हम अपने गैजेट्स में, अपनी चीजों में इतने बिजी हो गए कि हमें इर्द गिर्द के लोगों का नहीं पता, अपनी बीवी बच्चों का नहीं पता होता क्या है, या बच्चों को बाप का नहीं पता होता। आपको थोड़ा सा निकलना पड़ेगा, आपको एक दूसरे की फिक्र करनी पड़ेगी। मैं आपको बताऊं कि हमारे एक दोस्त डिप्रेशन में चले गए, और हम क्योंकि असल बात यह कि आपके पास अगर इर्द गिर्द लोग हो ना मौजूद, आपने अच्छे ताल्लुकात बनाए तो आपको हेल्प आउट करते हैं। मैंने एक दोस्त को, हमारे एक तो खुदकुशी करने के लिए तैयार थे, बिलीव मी, मैं उनका नाम नहीं ले सकता। उन्होंने कहा मैं अपने घर के ऊपर जंप मार दूंगा। इतना बड़ा आदमी मेरी गोद पे आके लेट गया। फिर मैंने उनको समझाया कि यार कोई मसला नहीं है, तुम निकल सकते हो। फिर हमने 4-5 दोनों मिलकर उनकी हेल्प की, और अल्हम्दुलिल्लाह इज ओके नाउ, और अपनी चीज करे। वजाहत भाई से मेरा सवाल है, वजाहत भाई देखिए हम इस बिजी दौर में रह रहे हैं, ठीक है, हम अपने गैजेट देखते हैं, हम अपने व्हाट्सएप देख रहे होते हैं, सब चीजें देख रहे हैं, लेकिन मेरे इर्द गिर्द लोग जो अपने घर के अंदर भी एब्नॉर्मल बिहेवियर में चले आते हैं, कोई डिप्रेशन में जा रहा है, कोई बिहेवियरल चेंज आ रहा है, तो व्हाई डोंट यू नोट इट? इसमें हम लोगों का क्या किरदार होना चाहिए, ये मेरा सवाल है जी। थैंक यू सो मच मदिया। बहुत शुक्रिया। क्या सवाल? सवाल ये है कि हम कैसे नोट करेंगे, जो मुझे भी समझ में आई कि हमारे अपने घर में भी, क्योंकि हम भी नहीं लोगों को देख रहे होते, हम ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते, अगर हमारे आसपास के लोग जो हैं वो उनकी मेंटल हेल्थ खराब हो रही होती है, या इफ दे आर नॉट वेल, तो हमें पहली बात तो ये है कि कैसे देख हमने सकते हैं? ये खुद से ठेका नहीं उठाना, हम एक दूसरे की घर में बैठ के मदद करें। वी आर नॉट प्रोफेशनल्स। खाना एक ही शख्स घर में बनाता है तो सब खाते हैं, जरूरी नहीं कि अपना अपना खाना सब बनाए, और एक दूसरे की बात ये कि हर आदमी का अपना रोल है। अगर आप में से कोई भी शख्स किसी को ऐसा सोचता है या देखता है कि ये सैड है, सिर्फ एक सिम्टम की बात कर लेना, ये अनफ्रेश है, तो आप उसको ज्यादा कहानी ना सुनाए, आप उसको किसी थेरेपिस्ट का ले जाए, आप उसके लिए अपॉइंटमेंट बुक करा के उसको पकड़ के ले जाएं। चलो यार मुझे तुम ठीक नहीं लग रहे, मेरे एक जानने वाला है, वहां चलते, बैठ के आते हैं, क्या फर्क पड़ता है, उसके बाद कॉफी पीते हुए आ जाएंगे। आप उसको ज्यादा खुद ना पढ़ाना शुरू कर दें, क्योंकि आपको खुद इतना नहीं पता होता। बाज़ औक़ात आप गलत थेरेपी स्टार्ट कर देते हैं, आपको लगे आपकी बात से कोई और चीज ट्रिगर हो जाए जी, जो बहुत सिवियर, अगर डिप्रेशन एंग्जाइटी का शिकार हो, यू नेवर नो। कोई भी एडवाइस काम ना करे उसमें। एडवाइस इतनी देना बहुत बड़ी, यही अजीम मेहनत है कि आप उसको सिर्फ इतना कहते हैं किसी डॉक्टर को दिखा दो। अगर आपके जख्म होता है तो आप एक हद तक ही देखते ना, आप देखते नहीं, ये तो बड़ा जख्म है, इसको दिखा दो जाके, तो आप खुद से घर में उसको समझाना शुरू ना कर दें, क्योंकि आज से 20-25 साल पहले लोग की नॉलेज कम थी और घर में सारी थेरेपीज हो जाती थी, सब कुछ हो जाता था। वो अम्मा बैठी किचन में अपनी बेटी के साथ रोटी बनाते बनाते थेरेपी हो गई, ठीक है, बात हो गई। अब नहीं है, क्योंकि बच्चे भी तेज हो गए, उनको भी काफी चीजें पता है, और माशाल्लाह सब तो ऑनलाइन से लेके क्या नहीं है, तो आके खोलें सामने चीज आ जाती है। तो उसको आप सिर्फ इतना बोलते हैं कि अगर कोई स्ट्रेस्ड आउट है, कोई रो रहा है, कि नींद पूरी नहीं कर रहा,
कोई खाना नहीं खा रहा, किसी का चेहरा उतर गया है, कोई एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ आप उसको बोलें कि आई थिंक तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए या मैं तुम्हें लेके चलूँ, वो इसको 2 हफ्ते में बेहतर कर सकता है। क्योंकि देखिए वाकई चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। आपको क्या लगता है माहम कि आम आदमी कैसे, अगर कोई शख्स किसी जहनी तनाव से गुजरा है तो वो उसको कैसे पकड़ सकता है? आपका क्या आई पैरामीटर है थिंक जिसमें आप जज सेल्फ करती हैं? अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अगर मुझे कोई चीज़ बॉदर कर रही है और इस हद तक कर रही है कि मुझे पता है कि इट्स नॉट राइट, इट इज़ नॉट मी, ये मैं नहीं हूँ जो मेरे साथ ये हो रहा है। अगर मुझे गुस्सा, क्योंकि हम अक्सर कहते हैं जी रोना धोना ही डिप्रेशन, कभी कभी आपकी एंजाइटी और डिप्रेशन और स्ट्रेस गुस्से में भी निकल रहा होता है, कोई रीजंस नहीं होते एंड आपका एंगर इतना ज़्यादा होता है कि आपको समझ में नहीं आता कि मुझे, बाद में आप शायद रियलाइज़ करते हो। तो सबसे पहली चीज़ ये मुझे लगता है कि अगर आपको ये फील हो रहा है कि कुछ बॉदर कर रही है चीज़, तो पहले तो आप उसको खुद समझो कि हाँ मेरे साथ ये मसला है। और हमारे साथ सैडली कहूँगी कि ये प्रॉब्लम है कि अगर हम बोलेंगे कि आप कोई साइकोलॉजिकल हेल्प ले लो, तो वहाँ वो अपने आप से सेल्फ डाउट में चला जाता है कि क्या अब मुझे डॉक्टरों के पास जाना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, अरे कुछ नहीं है। और अगर मैंने अपने किसी क्लोज इंसान से बात कर ली तो 90% चांसेस ये हैं सैडली कि वो आपको आगे से बोलेंगे अरे कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, ऐसे ही नाशुक्रे हो रहे हो तुम। और वो आपको जज भी कर सकते हैं। हाँ, आपको ये तो डर भी होता आप, है और ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान पढ़ा लिखा ना हो इसीलिए वो ऐसी बातें कर रहा है। बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे लोगों को मैं जानती हूँ, मेरे दोस्तों में भी ऐसे हैं कि जिनसे आप बात करोगे और आप उनको एक बेसिक चीज़ बोलोगे कि यार ये ऐसे हो रहा है, तो आई थिंक ही नीड्स हेल्प या आई नीड हेल्प, तो कहा कुछ नहीं होता, इन चीज़ों को इग्नोर करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। किस चीज़ की कमी है तुम्हें? नहीं, कमी की वजह से नहीं है, ये मेरे साथ हो रहा है, इट्स लाइक अ केमिकल इम्बैलेंसमेंट व्हिच इज हैपनिंग इन माय ब्रेन राइट नाउ, और मुझे इसके बारे में बात करना ज़रूरी है। तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकती, शायद वो मेरी हेल्प कर सकते हैं। हाँ, तो मुझे जाना चाहिए, तो मैं सोच रही हूँ जाने का। शायद हम 5 में से 2 लोग बोलेंगे कि हाँ नहीं यार जाना चाहिए, इट्स गुड, बाकी के 3 लोग बोलेंगे नहीं कुछ नहीं, सजदे लंबे करो ठीक हो जाओगी। नमाज पढ़ना इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ के। नमाज आपको ज़रूर लोगों को सुकून देती है। जैसे आपने बात बोली कि मस्जिद में आप कभी जाते हैं तो आपके आंसू निकल आते हैं कि आपको पता है कि अल्लाह ताला आपको जज नहीं करेंगे किसी चीज़ पे, आप बोल सकते हैं, आप हर चीज़, क्योंकि उनको तो ऑलरेडी पता है सब चीज़ें। लेकिन ये चीज़ कुछ लोगों के सामने कहना भी बहुत मुश्किल है, ये बात, क्योंकि हमें ये भी डर होता है अगला बंदा हमें जज ना करे। और मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ बहुत ज़हनी तनाव के शिकार होते हैं, लेकिन वो कहते हैं अगर हम एक बार डॉक्टर के पास चले गए ना, मुझे आदत हो जाएगी, मुझे आदत, और मुझ पर ठप्पा लग जाएगा। मैं छोटी सी ब्रेक के बाद वापस इस बात गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करूँगी, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैं वैसे ये जानना चाहूँगी आजकल जो हमारा सोशल मीडिया से दूरी इख्तियार करना, क्योंकि वो कहते हैं ना कि मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ वो कहते हैं यार हम अपना ना ज़रा डिटॉक्स करें, सोशल मीडिया डिटॉक्स करें, और 3 दिन वो सोशल मीडिया के तरफ नहीं छोड़ेंगे, फिर हम अपनी चीज़ों में लगे रहेंगे। और बाकी में 3 दिन के बाद कहते हैं यार वी हैड, अब अपने साथ भी अच्छा टाइम गुजरा और बहुत सी हमारी सी चीज़ें थी, हमने उसको सॉर्ट आउट कर लिया। आपको लगता है शमीन कि कितना इंपॉर्टेंट है अपनी मेंटल हेल्थ को भी इंटैक्ट रखने के लिए सोशल मीडिया से दूरी? आपको लगता है कि ज़रूरी है वैसे? अच्छा, अगेन क्योंकि मैं इस फेज़ पे हूँ लाइफ के कि मैं कुछ भी देख लूँ सोशल मीडिया पे मुझे नहीं अफेक्ट करता, मुझे नहीं बॉदर करता कोई क्या वेकेशन ले रहा है, कोई क्या पहन रहा है, ये मेरे लिए एक बहुत पेटी चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड कि लोग बॉदर हो जाते हैं, लोग अपने ऊपर सवार कर लेते हैं किसी को देखते हुए कि इसने तो साल में अभी तो वेकेशन ली थी, अब दूसरी वेकेशन पे जा रहा है, मैंने तो एक भी नहीं ली। लोग बहुत डिप्रेस हो जाते हैं। मैं एक्चुअली पर्सनली लोगों को जानती हूँ जो को बहुत बॉदर करती है, अच्छा उसने अभी ये ड्रेस बनवाया था दोबारा बनवा लिया। या तो मेरी ज़िंदगी में इतने बड़े इश्यूज़ हैं कि ये मेरे लिए छोटे हो गए और ये मुझे बॉदर नहीं करते, या फिर मेरी प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई हैं ज़िंदगी में, आई डोंट नो। लेकिन हाँ, जो लोग ऐसे हैं जो कि इफेक्ट हो जाते हैं, जिनको ये, उनके लिए डिटॉक्स करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड मे बी इट वर्क्स फॉर देम ऑल्सो। मैंने कभी भी डिटॉक्स नहीं किया, क्योंकि या तो मैं ज़्यादा डिपेंडेंट भी नहीं हूँ सोशल मीडिया पे, और दूसरा मैं इफेक्ट भी नहीं होती अपनी सराउंडिंग में। मेरे आसपास लोग क्या कर लें, क्या पहन लें, कहीं चले जाएं, ये चीज़ें मुझे बॉदर नहीं करती। लेकिन गोइंग बैक टू व्हाट यू आस्क्ड माहम ब्रेक से पहले, कि मेरे इर्द गिर्द जब मैं किसी को देखती हूँ ना कि क्वाइट हो गया है या विड्रॉन हो गया है, या फिर ज़्यादा जैसे पार्टिसिपेट कर रहा था पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, या फिर ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, तो एक तो ये कि मुझे बहुत बुरा लगता है कि अगर आप किसी महफिल में बैठे हुए और आप वहाँ पे चुप हों क्योंकि आपके जो भी स्ट्रेसेस दिमाग में चल रहे हैं, और एक आंटी पकड़ के 50 लोगों के सामने लाउडली आपसे पूछ लें, अरे भाई तुम्हें क्या मसला है,
तुम्हें क्या हो रहा है, तुम क्यों इतनी चुप बैठी हुई हो? वहाँ पे इंसान और ऑन द स्पॉट जब आप स्पॉटलाइट किसी पे ऐसे पे डालते हैं ना, तो वो और ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता है, वो और ज़्यादा अपने शेल में चला जाता है। तो एक तो ये कि अगर आपने किसी की हेल्प करनी है, अगर आप किसी के लिए कंसर्न है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि तीसरा बंदा भी वहाँ पे ना हो जब उससे आप जाके पूछें। वन ऑन वन आपने बात करनी है। आप अगर आप चाहते हैं कि आप उसको ओपन अप कर सकें, तो आपने उसके लिए वेट करना है कि जब सिर्फ आप दोनों, और अगर आपको मौका नहीं मिल रहा, देन यू कॉल देम द नेक्स्ट डे एंड से कि देखो मैंने ये फील किया था कि तुम क्वाइट हो, तुम विड्रॉन हो, कोई ऐसे स्ट्रेसेस हैं जो कि तुम मेरे साथ शेयर कर सकते हो, दैट आई कैन मेक इट बेटर फॉर यू। अगर आप 5 लोगों में बैठ के बात करेंगे तो 99% चांसेस हैं कि वो इंसान नहीं ओपन अप होगा। इसी तरीके से आई एम वेरी वेरी लकी कि मेरी ज़िंदगी में भी 2-3 ऐसे फ्रेंड्स हैं कि जब वो देखते हैं कि मैं विड्रॉन, क्योंकि मेरे साथ भी ये होता है, मैं अपने शेल में चली जाती हूँ जब मुझे कोई स्ट्रेसेस होते हैं ज़िंदगी के। मैं बिल्कुल, तो मेरी अम्मी को पता है कि जब मैं गायब, शर्मीन गायब है सीन से, हालांकि मैं अम्मी के बराबर रहती हूँ, लेकिन अगर मेरी अम्मी से मुलाकात नहीं हो रही, अम्मी को पता होता है कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है। अम्मी आ जाती है, 2 दिन बाद अम्मी आ जाती है, क्या मसला है तुम्हें, मुझे बताओ। एंड अम्मी मेक श्योर कि वो अकेले आके किसी, हालांकि मैं बहनों के साथ ऐसा नहीं है, लेकिन वो अकेले आके मुझसे बात करती है। ऐसे ही मेरे फ्रेंड्स हैं, अगर मैं गायब हो गई, वो आ जाएंगे, या तो घर आएंगे या फ़ोन करेंगे, बात करो क्या मसला है, तुम गायब हुई हो। तो आई थिंक छोटे छोटे साइंस होते हैं जिनको आपको रीड करना चाहिए, पिक करना चाहिए, एंड देन कीप इट कॉन्फिडेंशियल। लोगों के सामने तमाशा ना बनाए ऐसे लोगों। अच्छा, आई वुड रियली लाइक टू ऐड दिस, यही वाली बात कि वो जो कुछ लोगों का ना ये पर्पस होता है, जस्ट लाइक इट इज़ इन फैशन, कि मैंने तो आई चेक्ड ऑन हर, मैंने तो उससे पूछा था कि मैं तो सबके सामने पूछता, उसने तो बोला कुछ नहीं है, मुझे तो नहीं बताया था। पर वो लोगों का वो दे डोंट रियली मीन टू आस्क कि आप कैसे हो, दे जस्ट आस्किंग अदर वे कि उनको ना, क्योंकि उनको कॉन्वर्सेशन का पार्ट रहना है, तो इसलिए वो अगले से पूछ रहे हैं, या तो कुछ लोगों को रहना है, या तो कुछ लोगों को दे वांट गॉसिप आउट ऑफ इट, यस, कि मुझे पता चले कि क्या चल रहा है इसकी लाइफ में, तुम्हारा हस्बैंड ठीक है, तुम्हारे बच्चे ठीक है, कौन से स्कूल में क्या हो रहा है, जस्ट टू नो कि अच्छा ऐसी कोई चटपटी सी न्यूज है तो मुझे पता चल जाए। अच्छा, हम एक चीज नोट की होगी, हमारे यहाँ जब लोग हम मिलते हैं तो हम आपस में दोस्तों में पूछते हैं क्या तुम ठीक हो, खुश हो, ये बहुत कम पूछते हैं। सबसे पहले जो हमारा जो रस्मी जो सवाल ही बन गया, वो कहते हैं बड़ी पतली हो गई हो तुमने, क्या किया, अरे मोटी क्यों हो गई, अरे इतनी बुरी लग रही। हमारे पास ना ये जो 2 ऐसे सवालात हैं स्टार्ट करने कॉन्वर्सेशन, हमें लगता है हमें तमीज ही नहीं है। अच्छा, कुछ तो फैमिलीज में ऐसा होता है, आप जाएंगे उनके घर, बोलेंगे वालेकुम अस्सलाम, वेट बहुत गेन किया है बेटा, लगता है बड़ी खुश हो आजकल। पर ये कैसी बात है कि मैं खुश हूँ इसलिए मोटी हो रही हूँ, हो सकता है मैं बीमार हूँ इसलिए मोटी हो रही हूँ, या हो सकता है मुझे डिप्रेशन हो रहा है मैं मोटी हो रही हूँ, या कोई भी रीजन हो सकता है, मैं स्ट्रेस ईटिंग कर रही हूँ, या कोई भी चीज मेरी बॉडी में ऊपर नीचे हो रही है, मुझे खुद भी नहीं पता, और मुझे पता है कि मैं मोटी हो रही हूँ, मुझे मत उसको हाईलाइट करें। मुझे दिख रहा है शीशे में, कुछ लोगों के ऊपर ये बहुत बैकफायर करता है कि आज मुझे लग रहा है कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, लेकिन पहली चीज जो अगले बंदे ने मुझ में नोटिस की वो ये थी कि मैं मोटी हो गई हूँ, और वो बोलेगा और मैं घर जाके 4 दिन तक यही सोचूंगी कि उसने मुझे कहा था मैं मोटी हूँ, और वो मेरा ट्रिगर पॉइंट है, वो मुझे बॉदर करेगा, शायद यही मेरा स्ट्रेस है। But I think I just want to add that the audacity where people find it so normal to comment on other people, I think making them uncomfortable. You know, कुछ चीजें कि you know आपने सिर्फ यही नोट किया, या कोई एक रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन पूछना कि आपको किस बात की फिक्र है, यू नो। एंड बाउंड्री सेटिंग पे जब हम काम करते हैं तो यूजुअली उन लोगों को लगता है कि हमने बहुत रूड या बहुत बदतमीज जवाब देना है। कभी कभार आप खामोश भी रह के आई एम माइंडफुली ट्राइंग टू मेक कि लोग थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करें कि जब आपने ऐसी कोई बात की है, किसी का बताइए दाना क्यों गया, मुझे दिख रहा है, या मुझे दिख रहा है कि भाई उठी थी तो था। इसमें मसला ये भी है कि हम जिस तरह से पले बड़े हैं, हमारे साथ क्योंकि ये हुआ है, अब हमें ये अनलर्न करना है बिहेवियर। अब जैसे थोड़े अर्से पहले मैंने पहले भी ये बात की थी टेलीविजन पे, मैं अपनी बेटी को स्कूल से पिक करने गई तो उसकी फ्रेंड साथ खड़ी हुई थी, तो मेरी बेटी आके बैठी थी, मैंने कहा अरे उसने बड़ा वेट लूज कर लिया, और मेरी बेटी ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैंने कोई बहुत ही गलत बात कर दी। उसने कहा क्या मतलब, मैंने कहा कि पतली हुई भी है, कैसे हुई, कैसे, क्या तुमने पूछा कैसे हुई, कि नहीं हम ये बातें डिस्कस नहीं करते कि कौन वेट गेन कर रहा है कौन वेट लूज कर रहा है, जो जैसा है वैसा परफेक्ट है। और मुझे इतनी शर्म आई मदिहा कि मैं खुद इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ, क्योंकि मैं ज़िंदगी भर इस पे मैंने सफ़र किया है, क्योंकि मैं बहुत ओवरवेट होती थी, मैं जहाँ जाती थी आंटीज टीचर्स सब मुझे मोटा मोटा कहते थे, और मुझे वो साइकोलॉजिकली बहुत अफेक्ट किया टू द पॉइंट कि आज तक मुझे वो बॉडी इश्यूज़ हैं। व्हेन आई लुक एट माई सेल्फ इन द मिरर, मैं वही देखती हूँ, मैं एक ओवरवेट ओबीस लड़की देखती हूँ, मैं सिर्फ अपने फ्लॉज देखती हूँ, क्योंकि इतना डीप रूटेड इशू हो गया, क्योंकि वो डील नहीं किया उसके साथ जब मैं उस ट्रॉमा से गुजर रही थी, किसी ने एक्नॉलेज नहीं किया, बल्कि उसको और उसको ख़राब करते गए ना, कि अगर मैंने घर आके बोला कि वो मुझे कह रही थी हाँ सही कह रही थी,
क्या जो है, तो मतलब आजकल का बच्चा जो है इस तरह से बहुत डिफरेंट है और इस तरह से हमसे बेटर ऑफ। लेकिन देखिए वो ये conversations नहीं करते ना ये लोग। और ये अच्छा मेरे तरफ से 100%। शमीन मैं ये जानने की कोशिश करूंगी कि हमने तो जब से शमीन को देखा, हमने शमीन को हमेशा से पतली दुबली देखी, लेकिन अगर आप कह रहे ओवरवेट थी तो ये आपकी टीनेज की बात होगी? टीन्स। तो वो टीन्स की चीज आपको अभी भी बॉदर करती है, अब आके अब अपने आप को शीशे में देखती तो अब अपने आप को वही लड़की देखती है। यस एग्जैक्टली, मुझे याद है कि इसका मतलब बुली आप इतनी हुई हो? नॉट बाय फ्रेंड्स, हाँ। फ्रेंड्स नहीं, लेकिन मुझे याद है कि मेरी एक टीचर थी, तो जब मैं क्लास में एंटर होती थी, जब मैं लंदन से पाकिस्तान आई और मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया इंस्टीट्यूट, तो मुझे जैसे ही देखती थी, क्योंकि मेरा वेट बढ़ा था, वेट इसलिए बढ़ा था क्योंकि मैं उस वक्त भी कुछ स्ट्रेसेस से गुजर रही थी, तो वो मुझे देखती थी, वो कहती अरे मोटी आ गई तुम। दैट्स हाउ शी यूज्ड टू वेलकम मी इन द क्लास। अब आप सोचें 30 बच्चे क्लास में, लड़कियां बैठी हुई हैं और वो बड़ी एज थी, वी वर अराउंड 15-16 ईयर्स, तो कैसी वो एज होती है, आपके वैसे ही इतने इश्यूज चल रहे होते हैं, हार्मोनल होते हैं आप, उसमें आपको टीचर इस तरह से सबके सामने बोल रही है, कुछ स्निकर कर रही हैं, कुछ हंस रही हैं। फिर घर में भी यही था, खानदान में जाओ वही वाली बात देख के, अरे तुमने और वेट पुट ऑन कर लिया, अरे तुमने वेट पुट ऑन कर लिया, शादी नहीं होगी, रिश्ते नहीं आएंगे। इतना ज़्यादा ट्रॉमेटिक हो जाता है लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए भी आई एम श्योर। तो मुझे नहीं समझ में आया मैं उसके साथ कैसे मुझे हमारे यहाँ लोगों को, मैं कहती हूँ थोड़े से अगर लोगों को मैनर्स आ जाए, यकीन माने चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। जब ज़ाहिर पैदा हुआ तो उसके बाद, अब क्योंकि मैं बड़ी कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी थी, मैं बहुत बार बता भी चुकी हूँ, और उसके बाद मेरी बॉडी फूल गई। अच्छा, उससे मुझे किसी की कॉल है, मैंने कहा हाँ भाई कैसी हो मोटी, तुम ठीक हो? तो मैंने हमें हंसने लग गई। मैंने कहा हाँ मैं ठीक हूँ। कहती हंस रही हो आगे से, तुम्हें शर्म नहीं आ रही इतना वेट गेन कर लिया है, तो वजन अपना कम करो। तो मैंने कहा हाँ मैं अभी करने की कोशिश कर रही हूँ। और उसके बाद जब मैं फिर टेलीविज़न पे गई, मैंने अपने को इतने अरसे बाद टीवी पे जब दोबारा देखा तो मैंने देखा कि मेरे चेहरे पे ब्लोटिंग भी थी, आंखें मेरे अंदर चली गई थी। तो मैंने खाना खाना छोड़ दिया, उससे बिल्कुल ब्लैकआउट और एकदम ऑफिस में गिर गई। तो फिर अब वो मैंने समझने की कोशिश नहीं की, बस मैं एक दौड़ में लग गई। मैं 2 साल जब तक मेरा वेट, जब मैं वो सिर्फ कर रही थी, उसमें वेट इसलिए भी रिड्यूस नहीं करी थी क्योंकि मुझे इसकी टेंशन आ गई थी। वो स्ट्रेस लेवल मुझे अब जैसे आपने बात की ना, मुझे अपना आप इतना बुरा लगने लग गया। मैंने अपनी सोशल मीडिया पे पिक्चर्स कम कर दी, मैं वरना इतने कपड़े खरीदती थी, मैंने चीज़ें हर तरीके से कम कर दी बिकॉज मुझे अपना आप अच्छा नहीं लग रहा था। क्योंकि वो बात है ना कि अच्छा तुम्हें शर्म नहीं आ रही आगे से हंस रही हो, तो मेरे दिल ने कहा कि मैं उसको बोलूं कि आपको शर्म नहीं आ रही कि आप मुझसे कैसी बात कर रही हैं। लेकिन लोग हमारे यहाँ ये बड़ी, जैसे बात है ना कि ऑडेसिटी है लोगों में, इस चीज़ की झिझक ही नहीं है कि आप ये सोचें कि हम अगले से क्या पूछ रहे हैं। कॉल्स आते हैं, मिसेस नसीम लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। मजिया, मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी जी जरूर। ये मेरी बेटी है, उसके चेहरे पे ना पिंपल्स निकले हैं बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा तो नहीं है मगर, तो वो स्कूल में ना बच्चियां भी कहती हैं यार तुम्हारे चेहरे पे दाने निकले हुए, तो वो बहुत परेशान हो जाती है उससे ना। जी जी। और उसके अलावा उस दिन टीचर्स तो आपस में बात कर रही थी, तो वो गुजरी ना पास से कॉरिडोर में से, तो कहती इसके चेहरे पे बड़े दाने निकले हुए हैं। हालांकि वो अच्छा स्कूल है मगर टीचर्स यही तो नहीं, इस तरह की हैं अजीब सी ना। अच्छा। तो वो उन्होंने कहा कि इसके चेहरे पे बड़े दाने निकले हुए हैं, उसकी वजह से वो इतना वो आ गई ना उसमें टेंशन में, घर आके भी इतने वो उदास रही ना बहुत ज्यादा। और फिर मुझे बता रही थी, मैंने उसे तसल्ली दी और मैंने कहा कोई बात नहीं, ये सही हो जाएंगे, डॉक्टर से हम इलाज करवा रहे हैं। तो बस बाद लोगों को आदत होती है इस तरह कहने की, तो वो इतनी परेशान है उस वजह से। ये तो टीनेज में होता है। समझ नहीं आप परेशानी ना हो, इतने बच्चों में होती प्रॉब्लम होती है, ये तो प्यूबर्टी, और ये तो अच्छी बात है, अभी दाने निकलेंगे। उससे अपनी बेटी को ये समझाएं कि बेटा अगर तुझे अभी पिंपल निकला है, तुझे आगे जाके पिंपल नहीं निकलेंगे, तो तू शुक्र कर यहीं पे तो फारिग होगी, बस उसको छेड़ना नहीं। यही मैं समझाती हूँ। हाँ देखिए, मगर फिर मेरी बात नहीं वो कंसिडर करती, दूसरे लोग भी कर लेती ये बात। हर एनाटॉमी करता है ना, वेरी नेचुरल। ये बोली। अच्छा, मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ, बच्चे लड़कों में भी आपको, क्योंकि जब आप प्यूबर्टी हिट करते हैं तो आपको बहुत पिंपल्स निकलते हैं, किसी के नाक पे बहुत दाने निकल रहे हैं, किसी के मुंह पे बहुत ज़्यादा दाने निकल रहे हैं। सो इसको हम, और फिर मैंने जैसे एक बार हमारे हमसाय मुल्क के बड़े ज़बरदस्त जॉन इब्राहिम, उनकी मैं कोई इंटरव्यू सुन रही थी, उसने कहा कि उनके चेहरे पे वो जो मार्क्स थे, यदि उसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा शिक होता था कि मैं लोगों को अपनी शक्ल खुद नहीं देख सकता था। ये बच्चों को अपने कॉन्फिडेंस कैसे देना है कि ये जो चीज़ है ना, ज़ाहिरी तौर पे जो हमारे लिए चेंजेस आ रही है, इतनी मैटर नहीं करती। जो हम बच्चे को समझा रहे होते हैं ना, हम अपने स्कूल ऑफ थॉट से समझा रहे होते हैं, लेकिन बच्चे का एक अलग स्कूल ऑफ थॉट होता है। अगर हम उसको डायरेक्ट ये बोल देंगे ना, स्नप कर देंगे कि कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, ये तो सबके होते हैं, हो जाएगी, ठीक हो जाएंगे, वो आपसे डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये जुमला भी नहीं बोलना, कनेक्ट नहीं होगा, वो बोलेगा ये तो मेरा मसला समझे ही नहीं है। डॉक्टर साहब, आज की लर्निंग में ये बात भी ऐड कर लें कि कुछ नहीं होता, ये तो सबसे बड़ा एंटी वो है, समझ लो ये जहर है बच्चे के लिए। ठीक है, वो बच्चा अपनी कंसर्न लेके आ रहा है, उसकी मासूमाना जिंदगी और मौत का मसला है वो, कि उसका पिंपल निकल आया है, और वो उस तरह कॉलेज जा रही है जहाँ पे उसको 2 लोग और बोलेंगे। मैं जब
मेडिकल कॉलेज में था तो मैं अचानक लंबा हो गया था और मैं जब लंबा हुआ तो मैं अजीब सा सूखा, तो मुझे लोग लंबा और सूखा कहते थे। तो मैं एक टाइम 3rd ईयर MBBS में, मेरा पूरा 3rd ईयर MBBS मुझे याद है कि मैं लंबा और सूखा सुन सुन के जो है ना वो मैं एक डिप्रेशन में चला गया था। और मेरी अम्मी भी साइकोलॉजिस्ट थी, जब मैं घर आके उनको बताता था तो वो पहले सुनती थी सारी बात। फिर उन्होंने मुझे 3rd ईयर की, जब मैं 4th ईयर में गया तो उन्होंने मुझे होम जिम गिफ्ट कर दिया कि देखो तुम उनको सही होके दिखा दो। तो मैं उस वक्त थोड़ा बेहतर हो गया था और आगे जाके मैंने वो दिन, आज से 15 साल हो गए इस बात को, उसकी वजह से मैं फिटनेस में आया कि किसी ने मुझे बुरी तरह स्नब किया और मैं रोता हुआ घर आया। मुझे आज तक याद है उस दिन मैं इतना, मेरे दोस्तों ने मुझे बोला, पूरा ग्रुप बनाएगा, सूखे कहा तू क्या खाएगा बर्गर, तुझे लगता नहीं, हाँ हाँ हाँ। फिर कोई बात करी ये तो होता है, तुझे लगता ही नहीं, फिर हंस रहे। और मैं रक्षा करके घर आ गया, हालांकि पॉइंट में मुझे घर आना था और मैं रक्षा किया और सीधा घर, और मैं इतना यूं करता हुआ इतना था। अब क्योंकि अब मैं एम्पैथी अगर मैं अपने अंदर लेकर आऊँ, मैं सोचूं कि अगर ये लड़की जिसका पिंपल है तो आई कैन रिलेट इट, कि इसको इस तरह कभी ना बोले। इनको फिर सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, ये बाहर, दे डोंट वांट टू बी सीन। और आप उस तरह ना बोले, आप पिंपल का इलाज तो करा रही हैं, कराएं, लेकिन उसको एक आध किसी पढ़ी लिखी अच्छी लड़की थेरेपिस्ट के साथ बिठाएं जो उसके दुख को समझे। फिर वो 2-3 सेशंस के बाद वो उसको बताएगी कि यू हैव टू लिव विद इट, इट्स नॉट अ बिग डील, इट विल टेक सम टाइम बट इट विल बी ओके, बट फौरन नहीं। अब किसी को लिफ्ट फोबिया है और वो बोलता है मुझे लिफ्ट फोबिया है, और आप लिफ्ट के सामने उसको खड़ा कर दे, कुछ नहीं होता, मैं हूं ना, दैट इज नॉट अ ट्रीटमेंट। इससे आप उसकी और बीमारी बढ़ा रहे हैं। आप लिफ्ट के बारे में पहले उसको बताएं, डेमो दें, थ्योरी दें, बताएं कितने लोग आज तक मरे हैं, कितने नहीं मरे, और फिर 4th-5वें स्टेप में कहते हैं चलो आज आप लिफ्ट के पास जाते हैं और फिर बैठते हैं। तो इट टेक्स सम टाइम। वन थिंग आई जस्ट वांट टू ऐड, जैसे नेगेटिव चीज़ों का इम्पैक्ट होता है, जैसे लंबे सूखे, अगर लगातार कोई शख्स आपको बोले हैमरिंग कर रहा है, तो अगर पेरेंट्स कैन ऑल्सो जस्ट बी लाइक यू आर माई ब्यूटिफुल लिटिल गर्ल, जस्ट बार बार कहने से तो आपको, आप देखेंगे लॉन्ग टर्म में वो आवाज़ आपके साथ रहती है कि यार मेरे अम्मी अब्बू ने जो मेरे बारे में कहा दैट मैटर्स, और वो इमोशंस की वजह से बात है तू भाई, और फिर इंसान हील हो जाता है। इमोशंस स्टोर होते हैं बॉडी में, सो व्हेन यू फील गुड यू फील मोटिवेटेड टू लाइक टेक केयर ऑफ द स्किन, तो आप उस चीज़ को अप्रोच करते हैं मोहब्बत से कि यार आई लव माई सेल्फ, आई वांट टू टेक केयर ऑफ माई स्किन, नॉट टू प्रूव इट टू एनीबॉडी। और ये स्ट्रेस पे आपको पता है, ये जो आपके पिंपल्स दिक्कत है, ये स्ट्रेस की वजह से भी और ज़्यादा जो आपको आउटब्रेक्स होने लग जाते हैं। सो मेरी जान, आप बहुत प्यारी, प्लीज़ जिनकी कॉल आई थी अपनी बेटी को बताएं, और ये बात हमें ख्याल से हमें अपने बच्चों को कहने की ज़रूरत है कि तू मेरा शहजादा है, तू मेरी शहजादी है, तू मेरी खूबसूरत प्रिंसेस है। और वो जो कहते हैं आप चले भी जाए तो वो कोई आपकी ज़िंदगी में आपकी तारीफ करे ना करे, आपको आपकी माँ की आवाज़ जो है ना वो ज़िंदगी में ज़रूर आएगी। हमारे यहाँ क्या होता है कि लोगों क्योंकि घर से वैलिडेशन मिल नहीं रही होती, तो वे गलत जगहों पे लोग लैंड कर रहे होते हैं। जो कोई भी अब वो जो है इंसान आपकी तारीफ कर दे, हाँ आपकी तारीफ कर दे, तो आपको लगता है कि ये छोटा सा टोटका और बता दूं चलते चलते कि बेटियों को कॉन्फिडेंस जो है ना वो बाप सबसे ज्यादा देता है एज कम्पेयर टू मदर। तो फादर्स को चाहिए, फादरहुड को चाहिए कि वो रोजाना कोई ऐसी स्टेटमेंट जरूर दें जो बच्ची की पर्सनैलिटी ग्रो करे, नॉट इन मतलब फॉर अ पेरेंट्स अबाउट हर हैबिट्स, और कोई भी छोटी छोटी चीजें वो जो डेली बेसिस पे कर रही होती है, क्योंकि बच्चों की जो, लड़कियों की जो इमोशनल हीलिंग है ना वो पापा कर सकता है, फादर कर सकता है, तो यू गॉट टू बी केयरफुल अबाउट इट, क्योंकि बाकी एग्जैक्टली वो कोई स्ट्रॉन्ग बंदा नहीं कर सकता। हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं सोबिया लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मरिया, सबसे पहले तो आप सबको सलाम करना चाहूंगी। दूसरी बात ये कि मेरी बेटी है, छोटी सी एक ही बेटी है मेरी, 8 इयर्स की है। माशाल्लाह उसकी हाइट बहुत अच्छी है, अपने पापा की वजह से, उनकी फैमिली में सबकी हाइट बहुत अच्छी है। तो वो मैं कहना चाह रही थी कि उसको ना क्यूब में सबसे पीछे खड़ा कर देते हैं हमेशा से ही, उसका दिल करता है आगे आने के लिए जी। तो वो ना सारे बच्चे कहते हैं कि टीचर इसको पीछे खड़ा करें, इसकी हाइट ज्यादा है। टीचर्स की मैं बात करूं तो वो कहती हैं कि ये इसकी हाइट ज्यादा है इसलिए इसको पीछे खड़ा करते हैं। तो वो कहती है घर में आके मुझे कहती है मम्मा मेरी हाइट में भी इतना इशू बन गई है कि मुझे आगे खड़ा करते ही नहीं है। तो मैंने इसको समझाया कि बेटा ये तो आपके लिए ब्लेसिंग है कि आपकी हाइट अच्छी है। सो बेटे इसको समझाया कि बेटा ये जो आपकी मदिया आंटी टीवी पे शो करती ना, इनकी भी हाइट ज्यादा थी, तो वो भी पीछे बैठती थी। ये लोग पिक्चर में जी। मैं डॉक्टर साहब की बात सुन रही थी, डॉक्टर साहब कहते हैं मुझे सूखा लंबा कहते हैं ना सब। तो मैं कहती हूँ डॉक्टर साहब से पूछूं कि किस तरह अपनी बेटी की काउंसलिंग करूंगी, उसको छोटा सा दिमाग है, उसको कैसे बताऊंगी। तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं आपको सोबी जी बताऊँ, मेरी तो अम्मी ने मुझे नर्सरी से सीधा 1 क्लास में डाला था, तो मुझे एक क्लास उन्होंने स्किप कराई थी कि नहीं चलो लाइक है, मैंने घर में तैयारी करा दी है। तो उसमें भी मैं जब 1 क्लास में गई थी तो मेरा कद, कुछ बच्चों को होते हैं लंबे कद, तो मैं उसमें भी ना जो अब से एक साथ बड़ी बच्चियां थी उनसे लंबी ही थी। कॉलेज में जैसे ये भी मेरे साथ एग्री करेंगी, दोनों लंबी लड़कियां हैं और या भी लंबी, कि हमेशा पीछे ही
इवन की क्लास में आगे बैठ भी नहीं सकती थी, वो कहते थे लंबी आगे बैठी हुई है, ब्लैक बोर्ड नजर नहीं आ रहा। सेम यही वाला इशू है। कोई बात नहीं, जबरदस्त मॉडल हाइट है, हमें कोई मसला ही नहीं है, हम सबसे अच्छी पर्सनालिटी और किसकी हो सकती है अपने बच्चे को जरा। और अभी तो 8 क्लास में, मैं आपको ऐसे बात 8 years की है। 8 years मास्टर। नदिया असल में वो छोटी है ना, तो उसके दिन नहीं आता कि मैं और बच्चों की तरह आगे फ्रंट से क्यों नहीं बैठ सकती, मतलब सिर्फ हाइट की इश्यू की वजह से। मैं आपको अपना पर्सनल वाकया सुनाती हूँ मेरी, क्योंकि जो जितनी भी मास्टर से फ्रेंड्स बनी हैं, तो कॉलेज में भी जो मीडिया की मेरी फ्रेंड्स हैं उनकी हाइट मेरे से छोटी है, ठीक है। स्कूल में भी जो मेरी फ्रेंड्स थी उनकी हाइट, और कॉलेज में जो मेरी फ्रेंड्स थी उनमें सिर्फ एक लंबी थी, बाकी सबकी हाइट छोटी थी। तो मैं ना स्लाउच करती थी, क्योंकि मुझे बचपन में कॉम्प्लेक्स था मैं बहुत लंबी, क्योंकि मैं लड़कों से भी लंबी थी क्लास में। यकीन माने मेरा उससे बॉडी पोस्चर ख़राब हो गया, क्योंकि मैं यूँ करती थी ना, लंबी थी ना, और मुझे डर होता था। मेरे मामू ऑस्ट्रेलिया से आए और मैं उस वक्त 7th क्लास में, तो मामू ने मुझे देखा, ए तो पूरी मॉडल है, एनी अच्छा। और मैं को ये बंदा मेरा मजाक नहीं उड़ा रहा मेरी हाइट का। घर में बाकी सब लंबे थे, लेकिन लड़कियों में ज़्यादा लंबी थी। तो फिर मुझे लगा कि हाँ यार, मैं तो कोई चीज़ हूँ। तो फिर जब मैं चल रही होती थी ना, तो मेरे कान में म्यूजिक अलग से चल रहा होता था, क्योंकि उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि ये तो मॉडल है, वाह माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त, देखो। तो मुझे उस पता चला कि यार ये मेरे में खामी नहीं है, क्योंकि लोग ये कहते थे अरे इतनी लंबी लड़की, इसको लड़का कैसे मिलेगा। आई एम श्योर ये महम, हाँ, मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। मैं बचपन में ये एग्जैक्टली ये मेरे साथ होता है, इतनी लंबी जरूर ये फेल हुई होगी, इसलिए अभी तक इस क्लास में। हालांकि वो जो लड़के मुझसे एज में बड़े होते हैं, लेकिन मैं उनसे लंबी और ये स्लाउच करके बैठना, ये आज तक मुझे बहुत, मैं अपने आप को बताती हूँ नहीं सीधे बैठना है, क्योंकि हम जो बिग गर्ल्स जो होती हैं, हमें होता है कि नहीं अच्छा हम फिट इन करने के लिए और थोड़ा ऐसे बैठ जाएं, क्योंकि अगला बंदा हमें सबसे पहले आके बोलता है कि ये तो बहुत बड़ी है, ये तो बहुत लंबी है। अब मेरी बेटी इज ऑल्सो टॉल माशाल्लाह। अब वो जब अपने क्लास के बच्चों के साथ खड़ी होती है तो वो उनमें बड़ी होती है, क्योंकि उसकी हाइट लंबी है। तो अब एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट एंड आई कीप टेलिंग हर कि हादिया आप लंबी हो, कितनी अच्छी बात है। तो मैं उसको अभी से वो बात बता रही हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैंने फेस किया है। मैं ऐसे ही जब अपना काम शुरू करने वाली थी, आई वॉज ऑडिशनिंग डिफरेंट प्लेसेस, तो मुझे एक रिप्यूटेबल चैनल ने बुलाया था ड्रामे के लिए, और मैं वहाँ गई। जो उनकी ओनर थी, मैं उनसे मिली। जो पहली चीज़ उन्होंने मेरे बारे में की वो थी, सॉरी बेटा, हमने आपको बुलाया लेकिन आप बहुत लंबी हैं, आप कभी हीरोइन तो बन नहीं सकती, एक्टर का भी कोई आइडिया नहीं, क्या बहुत लंबी है, लड़के इतने लंबे नहीं होते अब, तो बेटा सॉरी, आप ना अपना करियर चेंज करो। उस सेकंड में, आई स्वेयर ऑन एनीथिंग यू विल आस्क मी टू, उस सेकंड में मैंने अपने दिमाग में ये सारा प्रोसेस किया कि अच्छा ये स्कूल में मेरे साथ होता रहा है, मैं लंबी हूँ, मेरी अम्मी कहती है लंबे होना अच्छी बात होती है, मैं लड़कियों में डिफरेंट लगती हूँ कि मैं टॉल हूँ। तो मैंने उनको आगे से बोला कि मुझे लगा कि मैं अब उनको बोलूँ और मैं सैड हो जाऊँ इस बात पे। मैंने पहली दफ़ा इस बात पे किसी को जवाब दिया विथ वेरी रिस्पेक्टफुली। मैंने उनको बोला कि ऐसे, मैंने कहा कोई बात नहीं, लंबा होना आई थिंक ये प्लस होता है और ये मेरा प्लस है। आपको नहीं लगता कि मुझे एक्टर बनना चाहिए, डजंट मैटर, बट इंशाल्लाह इफ आई बिकम एन एक्टर आई विल कोट योर वर्ड्स, और फिर अगर आप मुझे कभी बुलाएंगी तो मैं आपको याद जरूर दिलाऊंगी। एंड आई हैव डन दैट एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि लोगों ने एक्चुअली इस चीज को कि लंबी लड़की है, आपको आई एम श्योर बोला होगा, आई थिंक शर्मीन को भी, कि बहुत लंबी है, प्रोजेक्ट से निकाला है। हम इतने बड़े हो गए, हमें आज तक ये मेरे करना पड़ता है। शूट हुए, एक दिन में गई और दूसरे दिन मुझे एक दिन छोड़ के दोबारा जाना था, तो बीच में जो एक डे ऑफ था उस पर कॉल आ गई कि आई एम सॉरी आप बहुत लंबी लग रही हैं स्क्रीन पे। हम लाइक यार, लेकिन ग्रोइंग अप मेरे लिए कभी इसलिए इशू नहीं था क्योंकि मेरी फैमिली में बहुत ज़्यादा था हाइट होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए। मेरी अम्मा ने ज़िंदगी भर बचपने में एवरी डे शी यूज्ड टू फीड मी एन एग कि एग से हाइट लंबी होती है, एग से। तो वो मेरे दिमाग में, इनफैक्ट मेरी हाइट बहुत लेट बढ़ी है, अंटिल द एज ऑफ 50 मैं बहुत शॉर्ट थी। तो मुझे मतलब मेरा मजाक उड़ाया जाता था हाइट में भी कि तो सबसे छोटी रह गई। तो जब मैं शूट अप की हूँ फाइनली, तो मुझे तो लगता था मुझे दुनिया की खुशी मिल गई कि मैं लंबी हो गई। तो वो ग्रोइंग अप मेरे लिए इशू नहीं था, लेकिन काम में बहुत एक्सपीरियंस किया, बहुत दफ़ा सुना है कि हीरोज़ आप नहीं मैच करते, लंबे लग रहे हैं, ज़्यादा हो रहा है, और फिर लंबे लोग बड़े भी लगते हैं ना स्क्रीन पे। टेलीविजन इज नॉट बड़े, सिनेमा की स्क्रीन, बिग स्क्रीन पे टॉल हाइट वर्क्स, टेलीविजन पे इतना ज्यादा नहीं। हाँ, मुझे तो इनफैक्ट एक सेट पे मैं थी, बिल्कुल नया नया मैं सेट पे गई थी एंड आई हैव डन थिएटर के बाद मुझे वो टीवी पे शो के लिए बुलाया गया था, और मेरे को सेक्टर ने मुझे बोला यार ये बहुत लंबी है यार, ये बहुत लंबी है यार। 2-3 दफा होता रहा, उसके बाद मैंने उनको बिल्कुल स्ट्रेट बोला, मैंने कहा आई थिंक यू नीड टू रेज योरसेल्फ, अपने लिए कोई क्वेश्चन रख लो, प्रोबेबली इट विल हेल्प यू, बिकॉज तुम शायद ज्यादा मुझसे इंटिमिडेट हो रहे हो। उसके बाद वो एंड था, उसके बाद उसको पता था कि अच्छा इसके साथ ये वाला तो करना नहीं है ना, क्योंकि मुझे लगता है लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि वो शायद उतने नहीं है, तो वो दूसरों को हमेशा करने की कोशिश करते हैं। हाँ,
मेरे साथ भी थे कि बहुत बड़े सुपरस्टार मेरे साथ काम करते थे, तो उनका एटीट्यूड का इशू बहुत ज़्यादा था। तो एक दिन मैं उनको कुछ कह तो सकती थी, ऑफ कोर्स उम्र में भी बहुत बड़े थे, एक्सपीरियंस भी बहुत बड़े थे। तो मेरे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ने मुझे एक चीज़ समझाई, क्योंकि वो बदतमीज़ ही बहुत थे। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें बिल्कुल जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा बैकग्राउंड के बैकग्राउंड जैसा नहीं हो सकता। यू कम फ्रॉम अ गुड फैमिली, स्टार्ट वेयरिंग हील्स। मैंने कभी जिंदगी में हील्स पहनी, मैंने कहा अगर मैं हील पहनूंगी कहाँ जाऊँगी। जिस दिन मुझे उनको जवाब देना होता था मैं हील्स पहन लेती थी, क्योंकि मैं वैसे बगैर फ्लैट नहीं उनसे लंबी थी, और जब मैं हील पहनती थी तो वो और लंबी हो जाती थी। तो इससे बड़ा मुझे उनको भी जवाब देने में नहीं लगता था। आजकल नहीं होती एक लड़कियां। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जो सवाल जो आज हमने आपसे ही पूछा कि आर यू ओके, ये सवाल जब आप किसी से पूछते हैं, एक तो पहले पूछना शुरू करें कि आर यू ओके, और फिर थोड़ा चुप भी कर जाए करें कि हो सकता है कि अगला बंदा आपको बताए कि क्या कोई मसला चल रहा है, क्योंकि हमारे अंदर सुनने की गुंजाइश नहीं ना, इसलिए लोग आपस में बात भी नहीं करते। और जो हमारे थेरेपिस्ट के जो आजकल वो भी थेरेपिस्ट के आप उसके पास जा रहे हैं और वो कहते हैं कि उनका भी बिजनेस चमक गया है। पहले ज़माने में थेरेपी होती थी, दोस्त, रिश्तेदार, कज़न, खाला, फूफो, मामी, कोई ना कोई फैमिली में से दोस्त जरूर होता था जो आपके साथ बैठ के आपको सुन लेता था इतना, और आपको जज किए बगैर सुन लेता था। अम्मियाँ रात को शाम में जो वक्त घरों के बाहर ख़वातीन बैठ जाती थी, या कभी मेरे बच्चों ने भी देखा था जब लाइट जाती थी तो मोहल्ले वाले साथ मिलके बैठ जाते थे। वो इतना अच्छा टाइम होता था, और सारे एक दूसरे के थेरेपिस्ट होते थे, दुख सुख बांट लेते थे, और आपके ना वो कहते हैं वो बहुत लाइट सा आपकी फील आ जाती थी। मुझे बताएं, सुनना कितना ज़रूरी है अगर कोई बंदा आपके पास आके अपना कोई मसला डिस्कस करे तो? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा, कम्युनिकेशन का ज़्यादा बड़ा पार्ट जो है ना वो लिसनिंग है। अगर आप थोड़े सा अक्लमंद आदमी है, और जो लोग बकवास फाइंग पे बिलीव करते हैं, वो कम्युनिकेशन का जो स्पीकिंग पार्ट है वो सिर्फ उस पर बिलीव करते हैं। वो 80 to 90% ये सोचते हैं कि मैं बात करता रहूँगा तो मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, लेकिन लोगों को ये समझ नहीं आता कि जो शख्स सुन रहा होता है और जो सुनता ही रहता है एक्टिव लिसनिंग के साथ, तो वो कम्युनिकेशन में ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। और उसके साथ अगर अपना बॉडी पोस्चर भी आपको देना आ जाए, अच्छा ओके, ओ माय गॉड, अच्छा, फिर थोड़ा बहुत जो होता है जिससे वो सामने वाले को और निकलवाता है, तो दैट इज़ द ब्यूटीफुल कंडीशन इन कम्युनिकेशन। लेकिन पाकिस्तान में या साउथ एशिया में कम्युनिकेशन इस तरह नहीं होता, बाहर है, यूरोप में है फिर भी। दूसरी बात ये कि सुन वही सकता है जिसको बोलने की जल्दी ना हो, अपनी कहानियाँ सुनाने की जल्दी ना हो। लोग इतना ज़्यादा बोलने के शौकीन हो, अब जिस तरह आपने बात की कि अपनी कहानी में सुनाना शुरू करूँगा, दूसरा बोलेगा ये तो कुछ भी नहीं है, और उसके ऊपर वो अपनी छाप देगा। तो मैंने तो तुमसे भी ज़्यादा कुछ देखा हुआ है। अगर आप किसी के करीब जाना चाहते हैं, अगर आपको कोई लड़की पसंद है, अगर आपको कोई लड़का पसंद है, अगर आप फैमिली में अपने आपको थोड़ा सा प्रोमिनेंट करना चाहते हैं, तो आपको मैं एक ही हिंट दूंगा, वो ये कि आप सुनने बैठें, लोगों की सुने। अब जो कोई कहानी सुना रहा हो तो आप उसको बोलें आओ मेरे साथ बैठो, और कम से कम 6-7 मिनट तक आप उसको मौका दें कि वो बात करता रहे। जब 6-7 मिनट हो जाएंगी तो उसका खुद ब खुद इमोशनली सारी चीज़ें जो हैं वो वेंट आउट हो जाएंगी। फिर वो खुद ही बोलता है कि तुम भी तो कुछ बोलो, या तुम भी तो अपनी बात बताओ। फिर वो आपकी बात जो सुनेगा ना, वो बहुत ज़्यादा उसके दरवाजे खुले हुए होंगे। तो लिसनिंग पार्ट जो है इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन कम्युनिकेशन। कहाँ कहाँ सुनना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कहाँ कहाँ फिर कहते हैं ना करेक्ट करना भी इम्पोर्टेंट है। सो सबसे पहले जो आपने बात की कि पहले जो लोग होते थे बात सुनते थे, आई फील सब उनकी अच्छी बात ये होती थी कि उनकी नीयत अच्छी होती थी। नाउ जैसे उन्होंने कहा कि किसी को बात करने की जल्दी ना हो, तो पहले तो जब उनकी बात सुने और पूरी बॉडी लैंग्वेज के साथ, अक्सर हम बात करें और आई एम नॉट लुकिंग एट यू, तो अगर हम पूरी बॉडी के साथ उनकी बात सुने तो आई थिंक 80% तो हीलिंग उधर ही हो जाती। लेकिन जहाँ आपको फील हो कि बंदा या बंदी अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहा है, कि आपने एक दफ़ा सुनी, 2 दफ़ा, इट इज़ गुड कि आप उनकी बात सुने, लेकिन यूजली बात की ना एनर्जी वैम्पायर्स या स्टिक कर लेना या विक्टिम हो जाना, वहाँ पे ये बताने की ज़रूरत है कि देखिए मैं आपके साथ हूँ आपकी मदद करने के लिए, अगर काम नहीं है तो मैं कारोबार में हेल्प कर रहा हूँ। ये वाली जंग आपने खुद लड़नी है, यहाँ आपने अकाउंटेबिलिटी खुद लेनी है। तो उसका हमने खुद बैलेंस क्रिएट करना है, देखना है कि इसकी हेल्प करके फ़ायदा हो रहा है या ये मिसयूज़ कर रहा है मेरी काइंडनेस को। वैसे मुझे तो भाई आप ये बात भी बताएं, क्या आपको लगता है कि आजकल के दौर में लोग मेंटल हेल्थ और जो साथ में जो दिमाग से जुड़ी बहुत सारी बीमारियां हैं उसको कहीं ना कहीं नाम लेके कंसील करना चाह रहे थे अपनी फितरत को भी? मतलब मैं लोगों को देखती हूँ, लोग पीपल आर हार्श, लोग बदतमीज़ हैं, लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड भी हैं, बहुत खौफनाक हद तक सेल्फिश भी हो जाते हैं, इसमें नार्सिज्म भी आ जाती है। और फिर लोग जब उसको मेंटल हेल्थ की एम्ब्रेला के अंदर लेकर आ जाए कि बेसिकली मेरे साथ ये मसला, तो क्या वो भी जस्टिफाइड है? क्योंकि मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ और वो आपसे बदतमीजी कर जाएंगे, कुछ भी करेंगे, मैं स्ट्रेस में बहुत हूँ, मैं एंग्जाइटी में, इसलिए मैं खुद जो डिप्रेशन में हूँ ना,
तो इसका मतलब है आप किसी को किसी भी तरीके से डील कर सकते हैं। क्या ऐसा सच में होता है कि वो बंदा जो कि खुद जिसकी मेंटल हेल्थ तबाह बर्बाद है, वो अगली की भी उसी वर्ज पे ले जाए? तो इसमें अगेन अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप उस चीज़ को मिसयूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जैसे ट्रॉमा डंप कहते हैं, ठीक है, कि बिल्कुल लोग आपके पास हैं, लेकिन जैसे उन्होंने बात की थी कि फिर उसको थेरेपिस्ट के पास जाना, उसको रियलाइज़ करना कि ये वाला गुस्सा मैं बीवी पे कर रहा हूँ या बच्चे पे कर रहा हूँ। एक दो दफ़ा इट्स फाइन बिकॉज आपको नहीं समझ आ रही, पर लोगों को ज़रूर रूम दें कि वो आपको बता सकें, जो आपके असली दोस्त होते हैं वो बता सकें मेरे अंदर क्या कमी है, मुझे बताओ। और ये रिलेशनशिप्स में बहुत हेल्प करता है, अपने पार्टनर से शेयर करना कि क्या मैंने ऐसी चीज़ की। तो अगर वो जेन्युइननेस नहीं है सीखने की, अपने आप को ठीक करने की और बताना कि बस मेरे साथ ये हुआ था, देन यू आर मिस यूजिंग इट। सही। हमारे साथ कॉलर मौजूद है जरीना सक्खर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जरीना जी, कैसी आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम है। आप कैसी हैं दीदी? बिल्कुल ठीक। क्या कहना चाहेंगी? बेटा मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मेरी बच्ची 9 महीने की थी, उस वक्त से लेकर आज तक मेरे पास है, पोती है मेरी। जी जी। यहाँ तक कि वो माशाल्लाह से कभी उसको कोई तकलीफ ऐसी नहीं हुई है। अब ये 2 से 3 साल हुए हैं, उसको तकलीफ इतनी है, हम ना एक से एक डॉक्टरों को भी दिखा लिया, कोई कहना रूहानी इलाज वहाँ तक भी चले गए। अब मसला ये है कि बिल्कुल अभी ऐसे हो गई है कि इसके जहाँ तक अगर थोड़ा शोर भी होता है, कोई भी ऐसी बात होती है, तो उसकी माइग्रेन का मसला इतना तेज हो गया, हम दिमागी डॉक्टर का इलाज भी करवा रहे हैं, डॉक्टर हरीश कुमार से। तो वहाँ जहाँ ये दवाई पीती है तो थोड़ी देर लेट जाती है तो सुकून रहता है, इसके बाद जब उठती है तो वो बस बेचैनी वाली हालत होती है। यहाँ तक कि गिलास पानी का भी हम उसे देते हैं, खाना भी हम उसे ला के देते हैं, यहाँ तक कि अब वो बिल्कुल बिस्तर के साथ लगना चाह रही है, बिल्कुल ऐसी हो गई है। जरीना जी मुझे बताएं, आपकी बेटी की उम्र क्या है? 20 साल। 20 साल आपकी बेटी की उम्र है, और वो कुछ पढ़ रही हैं, यूनिवर्सिटी जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं? जी वो ऐसे तो टीचिंग कर रही है, लेकिन उसने अभी बीएससी का पेपर दिया है कि वो देना चाह रही है अभी इस साल, मतलब फॉर्म भर दिए हैं उसने। ओके ओके। आप लोग कुछ सवाल पूछना चाहेंगे उनसे? ऐसा तो नहीं उनको ये फील होता हो कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता या सेंसिटिव हैं, या कभी उन्होंने माशाल्लाह से जी घर में सब उससे प्यार करते हैं, कोई नहीं, ऐसी उसको बात ऐसा लगता है या कोई नहीं? ऐसा मुझे पता है मसला घर वाले तो करते ही होंगे, उसको ऐसा तो नहीं लगता? नहीं, उसको ऐसा नहीं लगता। वो तो माशाल्लाह से उसने 9 महीने से लेकर आज तक हमारी गोद देखी है और किसी की देखी नहीं है। यहाँ खुफिया थी, उनको आपियों के साथ बुलाया है। और हम दोनों जैसे दादा दादी हैं तो हम अम्मी अबू की तरह समझा उसने, वो हम भी उसे वही समझते रहे। लेकिन फिर जब बाद में पता चला है उसके बाद से ये थोड़ा इसका मसला बुरा होने लगा। जरीना जी मुझे एक बात बताएं, इनकी ये जो आप बात इनकी कर रही हैं पोती की, इनकी अपनी अम्मी कहाँ है? इनकी अम्मी भी सक्खर में ही है, इनके बाबा कराची में चले गए, अपनी शादी की उन्होंने, तो उनके 3-4 बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं, एक बेटा है, 4 बच्चे हैं, उनके कराची में हैं। तो मुझे बताएं कि जो इनकी अपनी आपकी पोती की जो अम्मी हैं वो आपके साथ नहीं रहती? वो माँ? नहीं बेटा, डिवोर्स हो गई है ना। अच्छा, डिवोर्स हो गई है। और डिवोर्स कब हुई थी? तो वो समझो 9 महीने की थी ना, तब हुई थी। अच्छा, तब डिवोर्स हुई थी। तो मुझे ये बताएं कि उसके बाद उनका अपनी वालदा से वैसे कोई राब्ता है या उनकी भी शादी हो गई? उनकी भी शादी हो गई, उन्होंने खुद ने हमें दे दिया था, मैं ये बच्ची नहीं पालूंगी, तुम खुद पालो, तुम्हारी अमानत है। ओके ठीक है। तो अब उनकी भी शादी आगे होगी हुई है और आपकी पोती की फादर की भी शादी होगी हुई है। ना मैंने कजन के साथ रिश्ता तय किया हुआ है उनका। उनकी वैसे मर्जी इसमें शामिल है? जी मर्जी है, अल्लाह का शुक्र है। पसंद करती है उसको? जी ताया चाचा के बच्चे हैं वो। अच्छा, वो तो खैर जरूरी नहीं कि अगर वो ताया चाचा के देखे हो तो उनको पसंद भी हो, ये भी हो तो सकता है। अभी उनकी कंडीशन क्या है वैसे आजकल? वो कैसा, उनकी अभी कंडीशन क्या है, क्या थोड़ा सा बताएंगी आप? जी अभी अगर आप पूछना चाहें तो मैं खुद उसके हाथ में फोन दूं, आप बात कर रही हैं। शो के बाद करके बात चलिए हम कर शो लेते के हैं, बाद तो लंबा हो के जाएगा। बाद ना जरा हम डॉक्टर वजाहत से बात भी कराएंगे, लेकिन आप तो शो देखती रहें। और एक चीज़ का सिर्फ कीजिएगा, देखें आप चाहे दादा दादी हैं, आपने इन पर बहुत जान मारी होगी, 9 महीने से आपके पास है, लेकिन आप उस बच्ची के बारे में सोचें जिसकी माँ और बाप दोनों मूव ऑन कर चुके हैं। बाप के आपने बताया कि कराची में है, चाहे वो जितना मर्जी प्यार करते हैं, उनके बाकी बच्चे भी हैं, उनकी माँ उनकी भी शादी होगी है। और वो जो अबैंडन एक छोटे से बच्चे को किया, वो जब आपको ये आगे आना शुरू होती है ना, जब आप बाकी लोगों की नॉर्मल ज़िंदगी देखते हैं, आपकी पोती की ज़िंदगी वो नॉर्मल नहीं है। उसके पास उसके दादा दादी हैं, उसको फियर भी आई एम श्योर होगा कि दादा दादी भी उनकी एज होगी, वो भी जा सकते हैं। फिर प्लीज़, और अगर वो मुझे लगता है कि वो खुश होती, प्लीज़ मुझे लगता है कि रिश्ते का भी आप देख लें,
क्योंकि अगर वो रिश्ता होते हुए कि इंसान की जो मोहब्बत, इंसान तो वैसे भी आसमानों पे उड़ा होता है, उसके बावजूद अगर आप वो कह रही कि वो बेड रिडन बच्ची होती जा रही है, देयर इज समथिंग रॉन्ग। प्लीज़ ज़रा उसको ज़रूर आप कंसिडर करें। आप लोग डॉक्टर वजाहत क्या इस पे कहना चाहेंगे? मैं आप लोगों से मशवरा लूँगी कि आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल से पहले फिजिकल चेकअप हो जाए तो बेहतर है कि बाज़ औक़ात अंडरलाइन कॉज कुछ और भी होती है, कि यही ना हो कि शुगर लेवल ही कम हो, यही ना हो कि वाइटल्स ही कम हो, तो यहाँ से क्लिनिकली इसको देखना पड़ेगा। मशवरे से पहले ये कि पूरा इनको हम दे देंगे और आपके चैनल की तवज्जो से इनको हम ट्रीट कर ही देंगे इंशाल्लाह। इनको 2 महीने के बाद फिर कॉल करवाएंगे कि कैसी है वो, हो जाएगा। मैं फिजिकली भी इशू हो सकता है और फिर कोई ना कोई इस एज में डिप्रेशन या थोड़ा बहुत वैक्यूम क्रिएट होता है इमोशनली। पर ऑफ कोर्स जहाँ पर आपके पेरेंट्स साथ मौजूद ना हो, और स्पेशली क्योंकि अब वो दोनों को बैंड, क्योंकि आगे दोनों मूव ऑन कर चुके हैं ना, थोड़ी हिस्ट्री टेकिंग इम्पोर्टेंट हाँ है। जी, ये थोड़ा हिस्ट्री हिस्ट्री का बहुत बड़ा एक लैक आ रहा है जिसकी वजह से मैं कुछ कह नहीं रहा अभी। हाँ तो ये, और मेरे ख्याल से और ये तो दादी का वर्जन है जो उनका बच्ची version है, है, वो अलग। जो दादियों को तो लड़की है, बच्चे खुशी लगती है, उनको तो खुश लगते हैं ना, तभी तो शी वाज वेरी हैप्पी कि उन्होंने बताया कि घर उसका रिश्ता हुआ हुआ है। खैर बड़ी बड़ी मुश्किल से मुझे सिचुएशन लग रही, क्योंकि आप इमेजिन भी नहीं करना चाहते कि वो, हाँ मैं किसी को पर्सनली जानती हूँ जिनके साथ ऐसा ही ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड गुजरा था, और उनको नहीं ट्रीटमेंट हुआ, थेरेपी नहीं हुई, क्योंकि मुझसे भी वो बड़े हैं, तो मतलब वो ऐसा ज़माना था कि वहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नहीं थी ना मेंटल हेल्थ की, तो बड़ा उन्होंने सफ़र किया। और हम सारे दोस्त हम समझते भी हैं, लेकिन अब वो इस पॉइंट पे पहुँच चुके हैं कि दोस्ती के हद तक तो ठीक है, लेकिन उनकी ज़िंदगी में कोई पर्सनल रिलेशनशिप अगर हो, वो सबको डिस्ट्रॉय करते हुए निकल रहे हैं, वो सबको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, सबको जो उनकी ज़िंदगी में इस तरह से आता है, अगर कोई रोमांटिकली इन्वॉल्व होता है, वो उसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और वो उसे अपना राइट समझते हैं, क्योंकि वो खुल कर ये कहते हैं कि मेरा बहुत ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड था, मैं मेस्ड अप हूँ, मैं क्या करूँ। आप इसको रीज़न नहीं बना सकते। ठीक है, ज़्यादती हुई, गलती हुई, लेकिन अगर आप में इतना शऊर है कि आप ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि आपका ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड था, इसलिए आप वो फ्रस्ट्रेशन लोगों पे उतार रहे हैं, तो इसका मतलब आप में इतना भी शऊर है कि आप अपना इलाज करवाएं और अपने आप को सही करें, ताकि आप दूसरों को वो तकलीफ ना पहुंचाएं जो कि बचपन में आपने फेस किया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जैसा कि आपने कहा, ठीक है उनके वाइटल्स चेक होने चाहिए, ब्लड टेस्ट हो, सब कुछ हो, कि कोई डिफिशियंसी है। बहुत दफ़ा डिफिशियंसीज की वजह से भी इंसान ऐसे कर रहा होता है। यंग गर्ल्स में पहले हम यही देखते हैं, हार्मोनल हो सकता है कुछ हो, तो ये सारे चेक कराने के बाद अगर सारे टेस्ट क्लियर आते हैं तो फिर इनको थेरेपी पे ज़रूर जाना चाहिए, ताकि ये ना हो कि जो अगर इनका ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड गुजरा है तो वो आगे की इनकी ज़िंदगी में इनके आसपास के लोगों को तकलीफ पहुंचाए। डॉक्टर हरीश कुमार मुंसू नाम उन्होंने लिया, जिनसे वो इलाज भी करवा रहे हैं। कॉलर मौजूद है हमारे साथ फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम बुशाएं। अस्सलाम वालेकुम। बुशा कैसी हैं आप? ठीक है, मैं फैसलाबाद से बुशा बात कर रही हूँ। जी बुशा तो जी। मेरा मसला ये है कि बेटा मेरे ना बेटी है, तो मतलब शादीशुदा है, 4 बच्चे हैं उनके। जी जी। तो वो इतनी अजियत में आ चुकी है, मैं आपको क्या बताऊं। क्या हुआ ये बताएं। टेंशन उसे पता नहीं, बाहर से निकलती है तो कहती है बस मेरे पास पैसे हैं, शॉपिंग करती रहो, शॉपिंग मॉल में जाओ, इस तरह से चीजें खरीदते रहो। बाहर जैसे कभी घर में होती है तो एकदम से इतनी जमी अजियत में, उसे नहीं पता ये मेरे बहन भाई हैं, माँ बाप है, मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं, कोई समझ में नहीं आ रही। कुछ टच लगे हुए होते हैं उसके बाजुओं पे, कुछ भी कोई समझ नहीं आ रही। अच्छा, ये जो आपकी बेटी है जो अपने आपको कट्स भी लगाती, हल बताएं। अच्छा तो क्या करना चाहिए मुझे उसके बारे में। अच्छा, और ये आप बता रही कि आपकी बेटी के 4 बच्चे भी हैं? जी 4 बच्चे हैं माशाल्लाह, कॉलेज में है, अच्छी खासी जिंदगी गुजार रही थी अपने मियाँ के साथ, पता नहीं एकदम से क्या हो गया। और वो आपने यानी कि वो अगर कट लगाती तो कभी उन्होंने वैसे जिक्र किया, वो ये खुद उनकी आपको लग रही है कि वो उनकी नेचर में हो रहा है, या फिर उनके मियाँ के साथ कभी उनका अब्यूसिव रिलेशनशिप रहा हो? खुद से कह रही है, खुद ही लगी जाते हैं, खुद ही सब कुछ हो रहा है उसके साथ। ये उसके घर से तावीज निकले, खून निकलता है उसके घर के, मैट बिछते हैं उसके नीचे से खून तावीज वगैरह भी निकले हैं। ओके तो ये फिर मेरे ख्याल से ठीक है, साइकोलॉजिकल तौर पे तो हेल्प करेगा, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा सा आपको वैसे भी अपना घर को भी, मेरे ख्याल देखिए हम इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते, नज़रें भी होती हैं, जादू भी होता है, और आसपास के लोग भी ऐसे होते हैं, तो नौरानी इलाज आई बिलीव आपको वो भी ज़रूर चेक करें। लेकिन जो सेल्फ हार्म खुद को
ये तो बड़ा क्लियर कट दुनिया में पता है सबको, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी। वो बाहर जाती है शॉपिंग हो गई, पैसे तो हमें हाँ, शॉपिंग करनी ये है, लोग- वो नहीं है रिटेल थेरेपी, उनको वो चीजें चाहिए, मे बी लाइक शी। इनके बड़े मूड स्विंग्स होते हैं और इनके बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी है ये बेसिकली। बहुत खुश है तो बहुत खुश है, तैयार होते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं, बहुत एनर्जी होती है, और अचानक वो मूड स्विंग हो जाता है, सैड हो जाते हैं, एम्प्टीनेस फील होती है। और इनका जो कोपिंग स्ट्रेटजी है, मतलब अपने आप को गम से निकालने का, वो ये सेल्फ हार्म, खरीदने के लिए वो नहीं, चीजें जमा सेल्फ करते हार्म हैं, भी है। self harm, yeah. और इनको कट मार के अच्छा लगता है। दिस वो इज नॉट pain release होता है उनका, या जो pain उनका bottle up पेन, हो जिस तरह मैं आपसे बात करके अपने आप को ईजी कर रहा हूँ, ये जब यूं करते हैं When they're not ये able उल्टा to हिसाब है feel ये। something, they want to do something to feel, लेकिन कभी कभार आपका किसी पे बस नहीं चलता, तो उसको वो कुछ भी नहीं कह सकते। वो भी होता है कि आप कुछ लोग हार्म करते हैं, तो हम अभी कुछ कह नहीं सकते until we take history taking what's happening। बिल्कुल, क्योंकि आप कह रहे जब वो शॉपिंग करने की निकलती है तो वो ठीक है, उनको पैसे वो भी वहाँ एक सब खर्च- coping वो है। भी एक डिस्ट्रैक्शन है ना। हाँ, वो भी एक कभी distraction कभी है। हाँ, कभी मैं आपको एक बात बताऊँ, बहुत ज़्यादा जब आप शॉपिंग भी हर वक्त कर रहे होते हैं ना, वो भी बहुत सी चीज़ों से एस्केप भी होता है। हम खुद भी करते हैं तो हमें पता है कि आप escape- कुछ भी कुछ हाँ, ज्यादा कर रहे हैं ना, देयर वो escape समथिंग। है। हाँ, कुछ भी एग्जैक्टली। तो सफाई अच्छे है। दोस्त बनाए, अच्छे दोस्त बनाए, और जो आपके जो चंद दोस्त हैं ना, उनसे पूछें ज़रूर कि क्या वो ठीक है, दोस्तों का साथ ज़रूर दें, ठीक है। थैंक यू सो मच आप सबका, आप लोग शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखें। इंशाल्लाह ज़िंदगी तो आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।